राइट। सो इस कोर्स के बारे में आपको मैं चंद बातें बताता चलूँ कि ये कोर्स हमारा स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। अब इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम फिर इसको एडवांस लेवल की तरफ लेके जाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इस कोर्स की डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि हम एक स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं, एक पूरी मेथडोलॉजी सीखने वाले हैं, एक ट्रेड प्लान सीखने वाले हैं जिसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डायरेक्शनल एनालिसिस के मार्केट को डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। उसके बाद नो वॉइस। आप आपको आवाज बाकियों का क्लियर आ रही है या इशू है वॉइस में? क्लियर है। अच्छा, आप जिनका इशू है ना वॉइस का, वो दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारा कोर्स का बेसिकली क्लासेस का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके मुतालिक आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने एट द एंड ऑफ सेशन पूछने हैं। ठीक है। ड्यूरिंग क्लास आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है, आपने एक नोट पैड साथ रखना है, उसे आपने नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद जैसे ही क्लास हमारी एंड होगी तब हम आंसर करेंगे। मैं चैट मेरी ऑलमोस्ट बंद होती है यहाँ पे ड्यूरिंग सेशन, तो मैं आपकी चैट नहीं देख पाऊंगा। तो बस इसमें ये है कि ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू ट्रेड दिस मार्केट प्रॉफिटेबली। इसमें वो हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी जो आपके लिए नेसेसरी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और इस मार्केट के अंदर बेसिकली गारंटीज तो कोई नहीं है, लेकिन आप खुद कुछ क्लासेस के बाद आप लोगों ने खुद मुझे बताना है कि अब आपको मार्केट को देखने का नज़रिया किस तरह से चेंज हो गया है। ठीक है। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स जो कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, अगर आप उनको प्रॉपरली उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से आपको बताया जाए, तो आप बड़े आसानी से इस अनबीटेबल मार्केट के अंदर आके इसमें एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने मुझे ये बताएं कि आप में से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से लोएस्ट एक्सपीरियंस वाला कौन सा पार्टिसिपेंट है जिसका सबसे कम एक्सपीरियंस है? बिल्कुल बिगिनर लेवल का, जिसको मतलब आइडिया नहीं, मुझे उससे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आपको लेके चलना है। मतलब बिजेंद्र सिंह, कासिम डोंट नो एनीथिंग। ओके। हम्म। बिल्कुल भी बेसिक भी नहीं पता आपको कासिम? अच्छा, एक तो चीज आपने ये करनी है कि सरवली भी यही आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं, आपको ग्रुप में भी बताया गया कि आप लोगों ने आपने जो जूम के अंदर ज्वाइनिंग नेम है ना वही रखने हैं जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है। अदरवाइज यहाँ से फिर रिमूव कर दिया जाएगा, तो आपने बस इसका ख्याल रखना है कि सेम नेम से करें। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली टिल 2 वीक्स बैक आई डिडंट नो इवन दैट सच मार्केट एग्जिस्टेड। ठीक है, यानी बिल्कुल बिगिनर लेवल है। सही है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि अब आप में से बहुत सारे लोग ये होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग कभी की है, कुछ लोग काफी देर से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्रॉफिटेबल नहीं कर रहे। कुछ लोग बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे आए, या कुछ लोग बहुत ज्यादा नुकसान करके आए होते हैं। तो अब इस कोर्स को हमने इस तरह से बनाया है कि बिल्कुल बिगिनिंग से लेके चलना है। ठीक है। और इसको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की तरफ लेके चलेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा कोई भी पार्टिसिपेंट पीछे रह जाए जिसमें कोई चीज जिसे समझ ना आ रही हो। ठीक है। तो अब हमारा जो पहला स्टार्ट है, मैं आपको साथ में अपना इंट्रोडक्शन बता दूं कि मेरा नाम हमजा है, हमजा अली। और आपने मुझे सर वली के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुना होगा। मैं इस मार्केट के अंदर काफ़ी अरसे के साथ से एज अ ट्रेडर, एज अ एनालिस्ट, एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ।
मुख्तलिफ ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं जॉब कर रहा हूँ करंटली, पिछले 2.5-3 साल से। अम, मतलब मेजर जो क्रिप्टोज की कंपनीज हैं, यूएसए की, यूके की, और फॉरेक्स की कंपनीज के साथ भी एज एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। आपने यूजुअली मुझे वहीं पे यूट्यूब पे देखा होगा। तो खैर, आज का जो टॉपिक है, हम उसकी तरफ चलते हैं। आज और जो हमारा कल का सेशन होगा, ये दो बिगिनिंग के सेशन है हमारे पास। ठीक है। मतलब इसमें हमने बेसिक अपने जितने भी हैं प्लेटफॉर्म से लेके इस मार्केट से लेके हर एक चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करने की, मार्केट होती क्या है, इसमें आपने पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, और इस मार्केट को कौन कौन चला रहा है। सो स्टार्ट करते हैं अपने कन्वर्सेशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट का ओवरव्यू क्या है, ये हेल्थी क्या, कौन क्या मार्केट, इसमें हो क्या रहा है, जो चार्ट पे हमें चीजें नजर आ रही हैं, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है, कि इस मार्केट को चला कैसे रहे, कौन लोग रहे हैं, ये मार्केट में जो प्राइसेस ऊपर नीचे हम डेली देखते हैं, वो किन वजूहात की बना पर, किन लोगों की बना के ऊपर ये मार्केट की प्राइसेस मूव कर रही हैं। फिर फॉरेक्स मार्केट के सेशंस की तरफ आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि करेंसी पेयर क्या होता है। ठीक है। सर वली का मैसेज आया है। सेकंड। जी, एक सेकंड है मुझे उनसे ना। सर, जिन लोगों का ना अभी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि काफी ज्यादा लोगों का ना ज्वाइनिंग के अंदर इशू आ रहा है, किसी को आवाज नहीं सही आ रही, किसी का कोई इशू है, तो आप मुझे 1-2 मिनट दें ताकि मैं इनकी ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूं। किन किन का इशू आ रहा है? मौला समीम, एक सेकंड दें जरा। मोहिउद्दीन, आप लैपटॉप से, मैंने ये कल भी मैसेज किया था कि अपने जूम अकाउंट सही तरीके से लॉगिन करें। अब आपने डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं जूम, तो वो आप वहां पे इंस्टॉल करेंगे तो फिर वहां से कनेक्ट होगा। बाकी अब ये है कि अगर अब आप लेट हो जाए ना तो आप रिकॉर्डिंग्स के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है। किसी और को भी इशू आ रहा है, ये लैपटॉप से नहीं कनेक्ट हो रहा, या मोहिउद्दीन एंड अभी रहता है? आप में से कोई लैपटॉप से ज्वाइन किया, किसी ने, उनका हो गया था? हाँ जी, बाकियों के हो रहे हैं। आप मोहिउद्दीन, आप जिनके लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहे ना, हाँ, तो वो आपने बिल्कुल बाकी भी देख लें। जो जिन लोगों का ज्वाइनिंग का इशू आ रहा है ना लैपटॉप से, उनको जूम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, अपडेटेड वर्जन, एंड देन आप लॉग इन करेंगे तो फिर ये होगा।
ठीक है। मैंने इसीलिए कल भी मैसेज कर दिया था कि आप लोग अपने जूम वगैरह के अकाउंट बना दें, क्योंकि पहला सेशन है। इसके अंदर मुझे पता था कि ये इश्यूज होते हैं, हर दफा हर क्लास में यूजुअली होते हैं ऐसे। तो खैर कोई नहीं, अब जिनका इशू बन रहा है वो मोबाइल से फिर ज्वाइन कर लें या साथ साथ लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर लें। बाकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। चलें, मैं अब अपना जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास 10 मिनट हमारे जा चुके हैं। तो दूसरा अब आपने ये करना है कि अपने कल से नेक्स्ट सेशन जब भी होगा ना, आप सबने अपने जूम के डेस्कटॉप पे ना अपना वही नेम लिखना है जो आपका जूम आपने लिंक से करे ना, मोहम्मद कासिम। आप लिंक पे क्लिक करेंगे अपने उसके अंदर लैपटॉप ओपन करके, तो फिर होगा। अकाउंट बनाना होगा एजे। वॉइस क्लियर होगी आपकी? चलें ठीक है। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर किसी का इशू हो तो आप मुझे बता दीजिएगा अगेन। जी जी। अब देखें, मैं अगेन बता रहा हूँ, गौर से एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन सुन लें। आपने सिंपली अपने लैपटॉप के अंदर जूम का डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर लेना है जो अपडेटेड होगा। और फिर जो टेलीग्राम के ऊपर आपको लिंक सेंड किया है वो आपने लैपटॉप में ओपन करना है। ठीक है, उसे आप कॉपी पेस्ट करके, हाँ जी ऐसे ही लैपटॉप पे आप टेलीग्राम ओपन कर लें, वहां से कर लें, या ये लिंक अपने लैपटॉप में कॉपी पेस्ट करके वहां पे कर लें। ठीक है। चले जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ऑलरेडी हमारे 12 मिनट हो चुके हैं। तो किसके मैसेजेस आए जा रहे हैं? अच्छा, चले। सो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स पार्ट 1। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो मार्केट है ये कौन सी मार्केट है, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये चलती कहाँ पे ये है किधर, किस जगह पे मौजूद है, और इस मार्केट को के अंदर हम किस तरह से पैसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैं बताने लगा हूँ फॉरेक्स मार्केट का। अब फॉरेक्स बेसिकली फॉरेन एंड एक्सचेंज की ऑब्जर्वेशन है, एब्रीवेशन सॉरी, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब सिंपल ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, या जिसे हम तजारत कहते हैं, उसकी जब आप बात करते हैं, तो ट्रेडिंग का बेसिक उसूल क्या होता है? जब भी आप तजारत करते हैं उसमें प्रॉफिट बनाने का, या किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट बनाने का एक सिंपल उसूल होता है कि आपकी जो भी अंडरलाइंग प्रोडक्ट होगी आपने उसे लो प्राइस के ऊपर बाइंग करनी होती है। ठीक है। और उसे एक हाई प्राइस के ऊपर सेल करके अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखना होता है। ठीक है, हाई प्राइस के ऊपर आपने सेल कर दिया। किसी भी तजारत की बात करें, मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल्स की आपकी एक शॉप है, तो मोबाइल के बिजनेस के अंदर आप क्या करेंगे? मोबाइल एट चीपर प्राइस बाय करेंगे और उसे फिर हायर प्राइस के ऊपर सेल करके जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा आप उसमें से पैसे कमाएंगे। ये एक तजारत का बेसिक प्रिंसिपल है। या आप, दूसरा असूल ये होता है कि आप किसी चीज को महंगा बेच दें और जब वो चीज सस्ती हो तो उसको दोबारा खरीद लें, इस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दो असूल हैं किसी भी मार्केट की जब हम बात करते हैं, किसी सिंपल ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, तो दो चीजें हमने करनी होती हैं। हमने बाइंग एट द लोअर प्राइस एंड सेलिंग एट द हायर प्राइस, ये असूल अपनाना होता है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी हमने यही काम करना है। हमने मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स या गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज, इन सब को, या ओवरऑल जनरल जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें स्टॉक मार्केट आ जाती है, क्रिप्टो मार्केट आ जाती है, इन सारी मार्केट्स के अंदर हमने एक ही काम करना है। हमने किसी तरीके से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि ये चीज कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स बाद, या कुछ घंटों बाद, या कुछ दिनों बाद महंगी होने वाली है। एक एक इसका वे ये है। तो अब तब आपको क्या करेंगे कि इसको लोएस्ट प्राइस पे बाय कर लेंगे उस चीज को, और फिर आप हायर प्राइस पे जाकर उसको सेल करके मुनाफा कमा लेंगे, प्रॉफिट बना लेंगे। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट की तरह फॉरेक्स मार्केट में भी यही उसूल अपनाया जाता है। अब फॉरेक्स स्पेसिफिकली एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। इसमें हमने ना तो मोबाइलों की बाइंग सेलिंग करनी, ना किसी और चीज की। हमने इसमें स्पेसिफिकली करेंसी पेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी है।
अब करेंसी पेयर जैसे आप यूरो यूएसडी देखते हैं, जीबीपी यूएसडी देखते हैं, या मुख्तलिफ करेंसी पेयर आप देखते हैं, जैसे गोल्ड यूएसडी, एक्सआईयू यूएसडी का पेयर है, यूरो जेपीवाई है, जीबीपी जेपीवाई। अब ये करेंसी पेयर्स क्या है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको मैं अभी समझाता हूँ इन अ मोमेंट कि ये करेंसी पेयर होते क्या हैं। लेकिन सिंपल सी बात है कि एक करेंसी पेयर है मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी क्या है, ये दो डिफरेंट कंट्रीज की यूजिंग करेंसीज हैं जो वहां पे अप्लाई हो रही हैं, यूज की जा रही बाइंग एंड सेलिंग के लिए। जैसे यूरोप के अंदर यूरो यूज हो रहा है और यूएसए के अंदर डॉलर यूज हो रहा है। अब इन दोनों का एक एक्सचेंज रेट चल रहा है, मिसाल के तौर पर 1.20 ये एक्सचेंज रेट चल रहा है। इसका मतलब है कि आपको 1.2 यूएस डॉलर देने पड़ेंगे एक यूरो को बाय करने के लिए। ठीक है, एक सिंपल इसका एक रेट चल रहा है। अब आपने किसी तरीके से ये पता चलाना है कि ये रेट क्या अप साइड पे जाने वाला है या डाउन साइड पे जाने वाला है। सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज गोइंग टू मूव अप और मूव डाउन। जिस भी डायरेक्शन में ये पेयर मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग आप एक ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, एक रिस्क लेते हैं, एक उसका फिर आप प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करते हैं। इन सब चीजों को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, मैं सिर्फ बुनियाद बताना चाह रही हूँ। अब ये जो डिफरेंट करेंसी पेयर्स हैं, यूरो यूएसडीएम, या अगर जो पाकिस्तानी है उन्होंने देखा होगा कि आज डॉलर का रेट मिसाल के तौर पर 300 चल रहा है फॉर एग्जांपल, या इंडियन इंडिया के अंदर मिसाल के तौर पर 100 रुपीज चल रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक पेयर का रेट है, यूएसडी पीकेआर का रेट अगर 300 चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक यूएस डॉलर बाय करने के लिए कितने पीकेआर आपको देने पड़ेंगे, 300। सिंपल सी बात है। अगर आपको पता चल जाए किसी तरीके से कि ये रेट 300 से 310 होने वाला है एक डॉलर का, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। आप सस्ते दामों, अभी 310 हुआ नहीं है, लेकिन आपको ऑलरेडी अगर पता चल जाए किसी तरीके से, तो आप क्या करेंगे, उसको 300 पे खरीद लेंगे और जब 310 का होगा तब आप उसको बेच देंगे। यानी यू विल बाय दिस पेयर, दिस यूएसडी पीकेआर पेयर एट द लोअर प्राइस, एंड व्हेन इट विल मूव अप यू विल सेल इट एट द हायर प्राइस एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ये बेसिकली फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बेसिक प्रिंसिपल, कि हम प्राइस जो अप डाउन हो रहे होते हैं करेंसी पेयर्स के ऊपर नीचे, उसकी जो ये फ्लक्चुएशंस हैं, इस फ्लक्चुएशन का फायदा उठाते हैं। हम एनालाइज करते हैं मार्केट को और पता चलाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्राइस ऊपर जाने वाली है या डाउन साइड पे जाने वाली है। इस कोर्स में हमने यही सीखना है कि कैसे पता चलेगा कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगी और कहाँ से नीचे जाएगी। यही पूरा प्रिंसिपल है। जब हमें ये समझ आ जाएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। अब आपको अगर पता चल जाए, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक मोबाइल है, उसकी कीमत है $1500 फॉर एग्जांपल, और आपको पता चल जाए कि 2 दिन बाद इसकी कीमत ड्रॉप होने वाली है, मार्केट में $1200 तक जाने वाली है। तब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि चलो मेरे पास जितने भी मोबाइल्स पड़े हैं शॉप के अंदर, उसको आज तो कीमत अभी 1500 है ना, अभी बेच देते हैं। जब मोबाइल 2 दिन बाद दोबारा सस्ते हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, दोबारा उससे उनको खरीद लूंगा। अब उससे क्या होगा, मुझे मुनाफा हो जाएगा कि मैंने एक मोबाइल 1500 में बेचा था और 1200 में खरीद लिया, $300 का मुझे पर मोबाइल यहाँ पे फायदा हो गया। यानी यू आर सेलिंग अ मोबाइल एट द हायर प्राइस एंड बाइंग इट अगेन एट द लोअर प्राइस। इसको हम फोरेक्स के अंदर क्या करते हैं कि जब यूरो यूएसडी की प्राइस आपको पता लग जाए कि 1.2 से 1.1 तक जाने वाली है, तब आप क्या कर देंगे, आप इसको सेल कर देंगे, और जब दोबारा प्राइस डाउन साइड पे आ जाएगी तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज यू आर क्लोजिंग योर ट्रेड। जब बेसिकली आप अपना सेल किया हुआ ट्रेड बंद करेंगे ना, आप असल में उसको दोबारा खरीद लेंगे। खैर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के कि बाइंग एंड सेलिंग वो सारा कुछ क्या होता है। तो ये जो फॉरेक्स मार्केट है, ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज है, यानी डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज होती हैं उनके करेंसी पेयर हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी यूएसडी पीकेआर की, यूएसडी आईएनआर की, यूरो यूएसडी की, इस तरह के डिफरेंट जो करेंसी पेयर हैं उनकी प्राइसेस चल रही हैं। अब ये प्राइसेस मुख्तलिफ वजूहात की बना पर ऊपर नीचे हो रही हैं। अब किसी भी चीज की प्राइस ऊपर नीचे किस वक्त होती है, उसकी सप्लाई और डिमांड की वजह से। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ।
मोबाइल मार्केट की ही एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपने देखा होगा जब भी कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है तो जितनी प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं उसकी डिमांड उससे कई ज्यादा होती है। तो क्या हो जाता है कि लोग फिर उसको ब्लैक में करके महंगे दामों में बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितने मार्केट में सप्लाई आई है उन मोबाइल्स की उससे कई ज्यादा लोग खरीदार हैं। यानी डिमांड इज बेसिकली ग्रेटर देन सप्लाई। तो जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उसकी कीमत उतनी बढ़ाती जाएंगे, उतना ज्यादा ब्लैक में बेचते जाएंगे। तो एक्चुअल कीमत बेशक उसकी $1000 हो, लेकिन लोग उसको 1200 1300 इस तरह महंगा करके बेच रहे होते हैं। यानी जब डिमांड किसी चीज की बढ़ जाती है सप्लाई के कंपैरिजन अगर हम करें उन दोनों का, तो डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई कम है तो खुद ब खुद प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अपसाइड के ऊपर उस चीज की जाती है। इसी तरह करेंसी पेयर्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब अगर मिसाल के तौर पर यूरो की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी और US डॉलर की डिमांड कम है, तो क्या होगा कि यूरो USD की प्राइस अप साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और इसको ज्यादा प्राइसेस हायर प्राइसेस के ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जब ज्यादा लोग आ रहे हैं वो ज्यादा बिडिंग कर रहे हैं, यानी हाई से हाई प्राइस लगा रहे हैं। अब आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ आएगा कि एक, हाँ आपने ऑक्शन के ऊपर देखा होगा। ऑक्शन में क्या होता है कि एक अंडरलाइंग प्रोडक्ट होती है कोई भी, मिसाल के तौर पर एक कार की ऑक्शन हो रही है, ठीक है, उसकी उन्होंने एक बेस प्राइस सेट की है। मिसाल के तौर पर $100,000 की एक प्राइस है, बेस प्राइस। अब जो बिडर है वो आके क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बिडिंग करते हैं ताकि वो चीज खरीद ले, क्योंकि सप्लाई उसकी एक एक ही गाड़ी वहां पे मौजूद है और खरीदार काफी ज्यादा है। यानी सप्लाई इज बेसिकली स्मॉलर और लोअर एज कम्पेयर टू डिमांड। ठीक है, डिमांड ज्यादा है तो बिडर क्या करते हैं, उसकी ज्यादा से ज्यादा बिडिंग करते हैं। एक बंदा कहता है मैं $1,10,000 दूंगा, एक कहता है मैं 1,12,000 दे दूंगा, एक कहता है मैं 13 दे दूंगा। तो उससे क्या हो रहा है कि इस कार की प्राइस बेसिकली उन बायर्स की वजह से, उन बायर्स की बिडिंग की वजह से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अपसाइड की तरफ जा रही है। अब फोरेक्स मार्केट में क्या होता है कि मुख्तलिफ वजूहात की बना के ऊपर, अब वो वजूहात क्या हैं वो हम उसको बड़ी तफसील से स्पोर्ट्स में स्टडी करेंगे कि वो क्या वजह होती है जिस वजह से डिमांड मार्केट में आती है या सप्लाई आती है। बेसिकली स्मार्ट मनी जब एंट्री लेती है किसी मार्केट में, जब वो ज्यादा बल्क में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग करती है तो उससे डिमांड बढ़ती है, वो हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे आपने ये समझना है कि जब बड़े बैंक्स या हेज फंड्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में आते हैं और किसी चीज की खरीदारी शुरू कर देते हैं, जो लोग भी बेच रहे हैं बस उनसे वो खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, बेचने वाले लोग कम है और खरीदार ज्यादा है। तो डिमांड जब बढ़ेगी तो वो हर प्राइस के ऊपर जितनी ज्यादा प्राइस होगी वो कहेंगे इस पे भी दे दो हमें, इस पे भी दे दो, इस पे भी दे दो, तो प्राइस क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड के ऊपर जाएगी। अब आपने किसी तरीके से पता चलाना है कि वो किस जगह से मार्केट में डिमांड आएगी। जब जिस जगह से डिमांड आने वाली होगी तब आप क्या करेंगे, वहां पे उस चीज को खरीद लेंगे, और जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, लेकिन आपने तो उसको लोअर प्राइस पे खरीदा हुआ। तो जब एक हद तक मार्केट चले जाएगी, जब बहुत ज्यादा अपसाइड पे जो अभी आपका टारगेट होगा, जो हमारी मेथड हमें बताएगा, स्ट्रक्चर बताएगा, तो वहां पे जाके हम उसको सेल कर देंगे और जितना ज्यादा डिफरेंस आया प्राइस में उससे हम फायदा उठा लेंगे। तो ये मुख्तलिफ जब बैंक्स मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग की वजह से एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, करेंसी पेयर्स के अप डाउन डेली हो रहे होते हैं, अप डाउन अप डाउन, इस तरह से आप देखते हैं कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर वो ऊपर नीचे हर मिनट में हो रही है प्राइस। अभी जो फ्लक्चुएशंस हो रही है ना फोरेक्स मार्केट में, आपने इन फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना है कि प्राइस अगर ऊपर जाने वाली है तो हमने देखना है कि ये हमें क्या फायदा दे सकती है, हम इसके ऊपर जाने से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, या अगर नीचे आने वाली है तो हम कैसे इससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये बुनियादी प्रिंसिपल होता है फोरेक्स मार्केट का। तो फोरेक्स सिंपली क्या है कि एक एक्सचेंज रेट्स की मार्केट है, मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स, मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं उनकी जो करेंसीज हैं उनका आपस में जो भी एक्सचेंज रेट होगा, जैसे US डॉलर की और PKR की मैंने बात की, या यूरो USD की बात की, या USD INR की बात की, या जितने भी करेंसी GBP USD की बात की, USD JPY को आप देख लें तो उनकी एक खास एक्सचेंज रेट है। अब वो रेट क्या है, ऊपर और नीचे हो रहा है, किस वजह से, खरीदारी की वजह से, और कितने लोग बाइंग कर रहे हैं, कितने लोग सेलिंग कर रहे हैं, उस बाइंग एंड सेलिंग की वजह से प्राइस में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है। उस उतार चढ़ाव के
बेसिकली उस फ्लक्चुएशन से हमने क्या करना है, मुनाफा बनाना है इस मार्केट के अंदर। तो उस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाने का नाम बेसिकली क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी पेयर्स की उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाने का जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। अब ये मार्केट आप समझ लें कि दुनिया की लार्जेस्ट लिक्विड मार्केट है। लार्जेस्ट लिक्विड मार्केट से क्या मुराद है कि सबसे पहले तो इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, डेली कितनी ट्रेडिंग आते हैं, कितने लोग इसमें पैसा लगाते हैं, वो सबसे हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू एनी अदर मार्केट। दुनिया की किसी भी मार्केट में आप चले जाए, चाहे बॉन्ड्स मार्केट्स हैं, चाहे फ्यूचर मार्केट्स है, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, यूएस स्टॉक मार्केट लगा लें, जितनी भी मार्केट्स हैं उन सब मार्केट से ज्यादा ट्रेडिंग डेली बेसिस के ऊपर फॉरेक्स में होती है। इसलिए ये लार्जेस्ट मार्केट है और इसमें पैसा बनाना उतना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट। स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो फॉरेक्स में बहुत ज्यादा आसान है पैसा बनाना क्रिप्टो के हिसाब, क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना नहीं है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होता या लिक्विडिटी नहीं होती है, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, तो उसकी वजह से क्या होता है। अब देखें, सिंपल से आपको मैं बात समझाऊं, अगर आपने यूरो यूएसडी को बाय करना है, आप सिंपल MT4 पे जाते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी को अगर आपने बाय करना है, आप अपने जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का, वहां पे जाके आके आप बाय दबाते हैं, उसी टाइम आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो जाती है। आप सेल दबाते हैं, उसी टाइम सेल हो जाती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इस मार्केट में देखिए बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं, हर वक्त बाइंग सेलिंग हो रही है। अब देखें, अगर आपने बाय करना है मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी या गोल्ड को या किसी भी पेयर को, लेकिन कोई बंदा बेचने वाला ही नहीं है, तो क्या आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी ना। आप बेशक जितनी दफा मर्जी बाय के उस बटन पे क्लिक करते जाएं, अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर ही नहीं मार्केट में उस प्राइस पे, तो आपकी ट्रेड नहीं लगेगी वहां पे। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास समझ लें कि ये एक पढ़ के है, एक इसका फायदा ये है कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ऑलमोस्ट 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो कि बढ़ रहा है डेली बेसिस के ऊपर, ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ऑलमोस्ट 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग डेली होती है इस मार्केट में। इतनी बड़ी ये मार्केट है, ठीक है। तो इस मार्केट के अंदर आप 24 घंटे में जब भी ओपन करेंगे, आप किसी भी टाइम बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं, इसका ये फायदा है। और जितने भी दुनिया के लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर आप ब्लैक रॉक को ले लें, JP मॉर्गन बैंक्स जितने भी ले लें आप, सेंट्रल बैंक्स दुनिया के, कमर्शियल बैंक्स ले लें, हर बैंक इस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता है, ठीक है। सो सिंपली आप ये कहते हैं कि लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है ये, और इसके अंदर जितने भी दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ये मार्केट 5 days a week 24 आवर्स ओपन रहती है, और सबसे ज्यादा आप कह लो कि इसमें ट्रेडिंग की जाती है एज कम्पेयर टू एनी अदर मार्केट। तो ये एक बुनियादी तारुफ है इस मार्केट का। कि सिंपल सी बात है, आपने जो याद रखना है, जो अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, कुछ नहीं पता इस मार्केट के बारे में, आप ये समझें कि मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स हैं हर मुल्क के, वहां पे जैसे अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान में $1 की प्राइस है खास, मिसाल के तौर पर 290 है, 285 है, या 300 है, 350 है, जितनी भी प्राइस है, अब वो ऊपर नीचे डेली बेसिस पे हो रही है। इसी तरह यूरोप के अंदर हम जाएंगे या UK में जाते हैं तो वहां पर भी डॉलर की एक प्राइस है। आप जापान में जाते हैं तो वहां पर भी डॉलर की प्राइस है, वहां पर भी यूरो की प्राइस है। मुख्तलिफ करेंसी पेयर की हर कंट्री के लिहाज से डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, जो कि सेट कौन करता है, वो हमारे पास सप्लाई और डिमांड के लिहाज से, और मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसके अंदर उनके इंटरेस्ट रेट होते हैं, उनकी GDP की ग्रोथ होता है, ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, उसके इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं, बहुत सारी और वजूहात होती हैं जिस बना पर उसका करेंसी की प्राइस सेट होती है। अब जैसे पाकिस्तान में 300 का डॉलर है, इंडिया में फॉर एग्जांपल 150 का है। यूरोप में देखें तो 1.2 अगर मिसाल के तौर पर प्राइसेस है। अब ये जो हर कंट्री के अंदर प्राइसेस है ना, ये डिसाइड कौन कर रहा है, मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स की कितनी सप्लाई एंड डिमांड है, कितनी डिमांड है उस चीज की। जैसे जितनी ज्यादा डिमांड होगी, जाहिर सी बात है उसकी प्राइस उतनी ज्यादा होगी। तो अब ये फॉरेक्स मार्केट क्या है, आपने इस प्राइस में उतार चढ़ाव जो हर मिनट हो रहा है, इस उतार चढ़ाव या इस फ्लक्चुएशन से आपने फायदा बनाना है। और आप फायदा कैसे बनाते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने एनालिसिस से कि क्या ये ऊपर जाने वाली है मार्केट, क्या या नीचे जाने वाली है।
अगर तो ऊपर जाने वाली है तो आप उसको कम प्राइसेस पे, लोअर प्राइसेस पे खरीद लेते हैं, और जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं तब आप उसको बेच देते हैं, सिंपल सी बात है। और अगर आप किसी तरह से पता चल जाए कि ये नीचे जाने वाली है मार्केट, तो आप उसको हायर प्राइस पे बेच देंगे और लोअर प्राइस पे दोबारा खरीद लेंगे। तो ये बुनियादी तारुफ है हमारे पास फॉरेक्स मार्केट का। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये लार्जेस्ट लिक्विड मार्केट है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इस मार्केट में होती है, और सबसे इजी मार्केट ये है। 24 घंटे ओपन रहती है और वीक में 5 दिन ओपन रहती है। आप किसी भी टाइम वीक डेज में ओपन करके ट्रेड से पैसे बना सकते हैं। ठीक है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल इस ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे बनाने का, वो क्या है? बाइंग चीपर एंड सेलिंग एट एक्सपेंसिव रेट। ये ही एक तरीका है इसमें पैसे बनाने का। यही हम सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। हम यही सीखेंगे कि कैसे, किस तरह से पता चलेगा कि क्या इसकी इस चीज की प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। उसके लिए हम मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस करते हैं। अब वो टाइप्स ऑफ एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कि कौन से एनालिसिस होते हैं, कैसे कैसे करते हैं, फिर हर एनालिसिस को हम तफसील से देखेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप बड़े आसानी से प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि किसी भी करेंसी पेयर्स की प्राइस क्या वो ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, और उससे आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो खैर, ये एक बुनियादी तारुफ है फॉरेक्स मार्केट का। अब चले जाते हैं कि इस मार्केट में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है, इस मार्केट को चलाने वाले कौन है। ठीक है। तो मेजर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो सबसे मेन पार्टिसिपेंट होता है फॉरेक्स मार्केट को चलाने वाला, वो होते हैं बैंक्स। सबसे ज्यादा आप कह लो कि पैसा जो होता है ना फॉरेक्स मार्केट में, वो बैंक्स का इन्वॉल्व होता है। अब दो तरह के बैंक होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल बैंक और एक होते हैं कमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं और इनका क्या रोल होता है फॉरेक्स मार्केट के ऊपर? अब आप समझ लें कि सबसे की रोल, अगर आप फॉरेक्स में देखना चाहें कि कौन मेन बंदा है जो कि इस मार्केट को किसी भी वक्त हिला सकता है, वो होता है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है, हमारे पास यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बीओई जिसे कहते हैं। बैंक ऑफ जापान है जापान का। ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान है। इंडिया की बात करें, मेरे ख्याल से उनका आरबीआई है। इस तरीके से जो जिस भी कंट्री का जो मेन बैंक होता है, जिसको आप सेंट्रल बैंक कहते हैं, जो एक्चुअल में कंट्रोल कर रहा होता है सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज, कि इस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इस मुल्क के अंदर हमारे पास किस तरीके से हम बॉन्ड्स को बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, किस तरीके से हम मार्केट में सप्लाई लेके आएंगे, डिमांड लेके आएंगे, किस तरह की ट्रेडिंग होगी, कितनी करेंसी प्रिंट करनी है हमने। ये सारी की सारी जो रोल होते हैं ना, मेजर रोल, वो सेंट्रल बैंक्स के होते हैं। अगर आप यूएसए की बात करते हैं, तो यूएस डॉलर की बात करते हैं, तो उनका जो फेडरल रिजर्व है, आपने सुना होगा, एफओएमसी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के ऊपर मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर और नीचे होती है, और फिर जो भी उस मीटिंग का रिजल्ट होता है वही डिसाइड करता है कि मार्केट अप साइड पे जाएगी या डाउन साइड पे जाएगी। ठीक है। अब ये बेसिकली पॉलिसी है उनकी। अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। ठीक है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना इसके ऊपर, ये बड़ी तफसील से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट किसी भी कंट्री का, अगर मिसाल के तौर पर यूएसए की बात करें, यूएसए का सेंट्रल बैंक आता है, और उनके जो चेयरमैन है, जो पावल है इस टाइम, वो आके कहता है कि हम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, 10% कर दिया हमने। यानी अगर आप हमारी करेंसी के अंदर पैसे रखते हैं तो हम आपको हर महीने 10% सूद या इंटरेस्ट देंगे। अब दुनिया जहां के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे, वो जैसे ये न्यूज सुनेंगे कि हमें तो, अगर हम अपने पैसे को डॉलर में रख देंगे तो वो तो हमें 10% इंटरेस्ट पे करने शुरू कर देगा फ्री के अंदर। तो क्या करेंगे वो? सिंपल, वो अपना सारा का सारा पैसा क्या करेंगे, डॉलर के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। यानी यूएस डॉलर की डिमांड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। हर बंदा क्या कहेगा कि चलो डॉलर खरीद के रख लो, डॉलर खरीद के रख लो, क्योंकि डॉलर पे मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। जब ये जैसे ही न्यूज आएगी तो सारी दुनिया के इन्वेस्टर्स का रुझान क्या हो जाएगा? डॉलर की बाइंग के ऊपर होगा। तो डॉलर की प्राइस फिर क्या होगी? वो आसमानों की तरफ जाती हुई हमें नजर आएगी, क्योंकि हर बंदा ही कह रहा है बस दे दो दे दो, क्योंकि फ्री में उनको फिर 10% इंटरेस्ट मिलेगा।
इस वजह से फिर आप जब चार्ट देखोगे तो यूएसडी जेपीवाई इतना ऊपर चले जाएगा, आपके पास यूरो यूएसडी बहुत डाउन चले जाएगा, आपके पास यूएसडी कैट बहुत ज्यादा ऊपर साइड पे चले जाएगा, गोल्ड आपका बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो कैसे एक सेंट्रल बैंक है यूएसए का जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, उसकी सिर्फ एक पॉलिसी पूरी की पूरी फॉरेक्स मार्केट को हिला के रख देगी। इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं वही स्टेबलाइज करने का, या मार्केट में जो मेजर डायरेक्शन होती है उनकी इंटरवीन से होती है। अब जैसे आपने कुछ हफ्तों पहले देखा होगा कि जेपीवाई अचानक से इतना ज्यादा गिर गया था, एक ही उसके जो विक उसने इतनी ज्यादा लगा दी थी डाउन साइड पे, बड़ी कैंडल बना दी थी। वो क्या वजह बनी थी? वो वजह यही थी कि बैंक ऑफ जापान ने अपनी बस एक पॉलिसी चेंज की है, और उस पॉलिसी ने सारी के सारे जेपीवाई पेयर्स को एक दफा एक सेकंड में हिला के रख दिया। इसका मतलब है कि जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो अपनी अपनी करेंसी की प्राइस की डायरेक्शन को मोड़ने का सबसे ज्यादा रोल उनका होता है। जब भी वो एक पॉलिसी बनाते हैं उस पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जितने दूसरे कंट्रीज के लोग होंगे वो सारे के सारे उनकी नजर होगी उस कंट्री के सेंट्रल बैंक की तरफ कि वो क्या कह रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसे हैं, आप देखते हैं कि मैं किस कंट्री की करेंसी में अपने पैसे को सेव करके रखूं, तो आप जाहिर सी बात है सेंट्रल बैंक को देखेंगे ना, मुख्तलिफ मुल्कों के। आप इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक को देखेंगे, आप जापान के सेंट्रल बैंक को देखेंगे, आप यूएसए के बैंक को देखेंगे, आप यूरोप के बैंक को देखेंगे, सेंट्रल बैंक उनका जो है, तो उनकी पॉलिसी को देखेंगे कि क्या लॉन्गर टर्म में इनकी पॉलिसीज क्या होने वाली है, या क्या इनकी ऐसी पॉलिसी है जिस वजह से इसकी प्राइस अपसाइड पे जाएगी। तो उस पॉलिसी को देख के आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो जब आप अपना पैसा डालेंगे तो उस करेंसी की पेयर पेयर की प्राइस ऊपर नीचे तो जाहिर बात होगी। जब आप जैसे दुनिया जहां के लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स उनके सेंट्रल बैंक्स को देख के उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग करेंगे तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब फॉरेक्स मार्केट के अंदर प्राइस की उतार चढ़ाव के अंदर सबसे मेन रोल जो होता है, और वो किसी भी टाइम प्राइस के ट्रेंड को चेंज कर देते हैं, वो सेंट्रल बैंक का होता है। और जब जिस दिन हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे ना, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जब जब मुख्तलिफ सेंट्रल बैंक्स ने क्या क्या बातें की थी तो कैसे सारी की सारी मार्केट चेंज हो गई। वो पॉलिसी सारी हम बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन आपने ये याद रखना है कि सेंट्रल बैंक होता है जो वो पहला बड़ा पार्टिसिपेंट होता है किसी भी फॉरेक्स मार्केट का, किसी भी करेंसी पेयर का। जब वो इंटरवीन करेगा तो सारे ट्रेंड हर चीज चेंज हो सकती है। प्राइस के अंदर चेंज फ्लक्चुएशन लाने का सबसे मेन रोल सेंट्रल बैंक होता है। दूसरे नंबर पे जो पार्टिसिपेंट होता है उसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक के नीचे काम कर रहे होते हैं। अब सेंट्रल बैंक खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहा, सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक पॉलिसी सेट कर रहा है। अब उस पॉलिसी के ऊपर जो काम करेंगे वो क्या होंगे, हमारे सारे कमर्शियल बैंक्स। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके नीचे बहुत ज्यादा छोटे छोटे बैंक है, प्राइवेट बैंक। इसी तरह इंडिया के अंदर, इसी तरह यूके के अंदर है, यूएसए के अंदर है, हर जगह पे एक सेंट्रल बैंक है जिसने एक पॉलिसी सेट करनी है, उसके नीचे छोटे छोटे मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक है। अब इन कमर्शियल बैंक्स के पास भी ढेर सारी लिक्विडिटी होती है, ढेर सारा पैसा होता है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक, अब मिसाल के तौर पर एक टेस्ला कंपनी है, ठीक है। अब टेस्ला ने क्या करना है, बाइंग और सेलिंग करनी है प्रोडक्ट की। मिसाल के तौर पर चाइना से उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनवाई हैं, या एप्पल एक कंपनी, उन्होंने चाइना से अपने मोबाइल्स की एसेसरीज डिफरेंट पार्ट्स बनवाए हैं, अब उन्होंने पे करना है उसको। जब पे करना है, मिसाल के तौर पर टेस्ला ने पे करना है आगे किसी कंपनी को जहां से उन्होंने पार्ट्स खरीदे हैं, टेस्ला ने पे करना है पाउंड के अंदर, जीबीपी के अंदर। वो कंपनी कहती है हमें जीबीपी में आप पे करें। अब टेस्ला को क्या करना पड़ेगा, किसी तरीके से जीबीपी को लेके आना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर उसने 100 बिलियन जो है ना पाउंड पे करना है किसी कंपनी को, इस कंपनी ने। तो वो क्या करेगा, या तो उसके पास पड़े होंगे 100 बिलियन, तो वो उसे आराम से ट्रांसफर कर देगा। अगर नहीं पड़े तो वो क्या कहेगा कि उसको खरीदने पड़ेंगे, किसी से लेने पड़ेंगे इस कंपनी को 100 बिलियन पाउंड। अब वो कहाँ से लेगा, वो जाके रुक पड़ेगा सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को। वो कमर्शियल बैंक को कॉल करेगा कि हमारे पास डॉलर पड़े हैं, हमें पाउंड चाहिए 100 बिलियन, हमें आप खरीद के दें मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट में से हमें पाउंड खरीद के दें। जब 100 बिलियन डॉलर का पाउंड खरीदा जाएगा तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जब ऑर्डर लगेगा मार्केट में तो प्राइस तो ऊपर नीचे खुद ही होगी।
अब टेस्ला की तरह की हजार और कंपनियां, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, पता नहीं कौन सी कंपनीज है, वो सारी की सारी जब कमर्शियल बैंक्स को कॉल करती हैं, और इन कंपनीज के अलावा जो और बिजनेसमैन होते हैं और छोटी कंपनीज होती हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अपने कमर्शियल बैंक को ही कॉल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप है, अगर आपने मिसाल के तौर पर 5-10 हज़ार डॉलर किसी को भेजना है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल से खरीदते हैं ना कहीं से, तो या तो आप किसी करेंसी एजेंट से खरीदेंगे या आप बैंक से खरीदेंगे, तो आप कमर्शियल बैंक को कॉल करते हैं कि हमें, हमारे पास मिसाल के तौर पर पीकेआर में या इंडियन रुपीज में या पाउंड में पैसे हैं, हमें डॉलर चाहिए 10 हज़ार, तो आप हमें खरीद के दे दें, या आपके पास पड़े तो हमें दे दें। तो वो सारा का सारा कौन काम कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक ने खुद अगर किसी और बैंक को ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी फॉरेक्स मार्केट से ही करेगा। तो आप समझ लें कि बहुत बड़ा रोल है इन कमर्शियल बैंक्स का फॉरेक्स मार्केट के अंदर, कि उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के कहने के ऊपर बाइंग सेलिंग करनी है, अपने लिए बाइंग सेलिंग करनी है, अपने क्लाइंट्स के लिए बाइंग सेलिंग करनी है। तो जब इतना ज्यादा बाइंग सेलिंग करेंगे तो एक बड़ा चंक, सबसे बड़ा चंक इन कमर्शियल बैंक्स का होता है, सेंट्रल बैंक के बाद रोल। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स इंगेज इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए भी करते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं। अब करेंसी ट्रेडिंग में, लिक्विडिटी देने में और मार्केट मेकर्स में इनका बड़ा रोल है। बेसिकली मार्केट को बनाने वाले यही लोग हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मार्केट मेकर्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही मेन सारी की सारी ट्रांजेक्शन करनी है। अब ये हो गया बैंक, ये सबसे पहला टीयर होता है पार्टिसिपेंट्स का, इस मार्केट का। सेकंड टीयर की हम बात करें तो वो हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं और हेज फंड्स आ जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन से होते हैं, ये वो वाले बैंक्स होते हैं जहां पे आप सिंपली आप इन बैंक्स के पास जाते हैं, आप इन्हें कहते हैं ये हमारा पैसा है, आप कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो वो अपने हिसाब से, उनके जो ट्रेडर बैठे होते हैं वो मुख्तलिफ बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये भी ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं। उसके बाद जो हेज फंड्स होते हैं, ये तो सिंपल इनका काम ही ट्रेडिंग करना होता है। आपने मुख्तलिफ हेज फंड्स के नाम सुने होंगे, तो ये हेज फंड्स क्या करते हैं कि बस क्लाइंट्स का पैसा लेके बड़े बड़े ऑर्डर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं लगा रहे होते हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कॉरपोरेशंस आ जाती हैं सारी की सारी, अ, जो डिफरेंट कंपनीज होती है जिन्होंने एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर, मिसाल के तौर पर अभी अ, हम एप्पल की बात करें तो एप्पल ने क्या करना है, एप्पल ने अपनी प्रोडक्ट्स को अफ्रीका के अंदर भी सेल करना है, पाकिस्तान में भी करना है, इंडिया में भी करना है, चाइना में भी करना है, हर जगह पे करना है। अब वो सारी की सारी, और उन्होंने आगे पे भी करना है, तो अब मुख्तलिफ करेंसीज उनको आ रही हैं, कुछ चाइना से आ रही है उनको करेंसी, कुछ अफ्रीका से आ रही है, कुछ पाकिस्तान से, कुछ यूके से, मतलब हर मुल्क से मुख्तलिफ करेंसीज उनके पास आ रही हैं, उन कॉरपोरेशन के पास आ रही हैं। तो वो क्या करते हैं, उन करेंसीज को एक दूसरे में बाइंग सेलिंग भी कर रहे होते हैं, कन्वर्ट करने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर अगर पीकेआर के से पैसे आ रहे हैं उनको, तो वो जाहिर बात है वो पीकेआर में तो नहीं ना रखेंगे अपने पास, वो कन्वर्ट करके किसी और करेंसी में रखेंगे। या अफ्रीका से अफ्रीकन रैंड आ रहे हैं, तो वो अफ्रीकन रैंड तो नहीं ना करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अभी सेंसिटिव इकोनॉमीज है, कभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है, तो हमारे पैसे तो खराब हो जाएंगे सारे के सारे, तो एक रिस्क होता है उनको। तो ये जो मैनेज करेंसी रिस्क मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इस तरह का रिस्क होते हैं। तो ये जो कॉरपोरेशन होती हैं, ये भी क्या करती हैं, अपने आप को इन रिस्क से बचाने के लिए अपने पैसों को मुख्तलिफ करेंसी में तब्दील करते रहती हैं। जब ये चेंज करती हैं, बाइंग सेलिंग करती है, इसका भी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स कोई भी ट्रेडर जो एक आम ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कार्ड होता है, वो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। ये हमारे पास लास्ट ईयर होता है पार्टिसिपेंट्स का। तो जो हमारे पास ये जो पहले दो टीयर्स होते हैं, ये आ जाते हैं, इनको हम एक्चुअल में कहते हैं स्मार्ट मनी। अब हम इस कोर्स के अंदर आगे बड़ी तफसील से पढ़ेंगे सारा, स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करती है, कैसे आपको पता चलता है, वो सारा कुछ बड़ी तफसील से। लेकिन जब जब हम बात करेंगे स्मार्ट मनी की, तो उनका मतलब क्या होगा, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड हेज फंड्स, ये इनको आप कहते हैं स्मार्ट मनी, क्योंकि दीज आर द स्मार्ट पीपल, इनको अपने बिजनेस के लिए बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है। तो ये एक बड़े तरीके कार के साथ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, और इनके तरीके को हम समझ के मार्केट से हम बड़े आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये होते हैं खैर मेजर पार्टिसिपेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उसके पीछे कौन से लोग हैं।
तो ये लोग हैं एक्चुअल में जो मार्केट को चला रहे होते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, एंड देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड हेज फंड। उसके बाद कॉर्पोरेशंस आ जाती हैं सारी की सारी, एंड देन रिटेल ट्रेड। ये पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं मार्केट सेशंस के अंदर। ये सिंपल की मार्केट सेशन का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ जो दुनिया के अंदर एरियाज हैं, यहाँ पे बड़े बैंक्स मौजूद हैं, जब वो ओपन होते हैं, आपको अब आपको एक बात तो क्लियर होगी है कि जब बैंक्स बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, प्राइस में फ्लक्चुएशंस होगी। तो अब जाहिर सी बात है, अब जब यूएसए के बैंक ओपन होंगे तब यूएस डॉलर की ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी, हो रही होंगी, तो डॉलर के पेयर ज्यादा तेज होंगे। जब लंदन के बैंक्स ओपन होंगे जिस टाइम, तो जब उस वक्त पाउंड की ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएशंस होंगी। ठीक है, जब सिडनी में के बैंक्स ओपन होंगे तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन पेयर्स के एयूडी जहां जहां पे आ रहा है। जब टोक्यो सेशन ओपन होगा, तब क्या होगा, जापानीज येन के जो पेयर्स हैं वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होंगे। तो खैर, जिस जिस टाइम पे जिस कंट्री के बैंक्स ओपन होते हैं, उसके लिहाज से ये मुख्तलिफ सेशंस जो है ना निकाले गए। अब आप बड़े इजीली जाके फॉरेक्स फैक्ट्री पे या किसी भी जगह पे जाके अब इन इन सेशंस की टाइमिंग्स को देख सकते हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर बात करें तो आजकल तकरीबन 1 बजे हमारे पास लंदन सेशन ओपन हो जाता है। और हमारे पास जो एनवाई सेशन है या न्यूयॉर्क सेशन है, वो क्या है, वो शाम 6 बजे ओपन हो जाता है। तो 6 बजे के बाद यूएसए के बैंक्स ओपन हो जाते हैं, तो फिर मार्केट ज्यादा तेज हो जाती है। और दोपहर 1 बजे जो है लंदन सेशन ओपन होता है। तो उस वक्त, तो जब ये दो सेशंस होते हैं ना बेसिकली, यहाँ पे मार्केट सबसे ज्यादा तेज होती है, क्योंकि दुनिया के मेजर बैंक्स इन ही कंट्रीज में, और ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उसी वक्त एक्टिव होते हैं। तब आपने सबसे ज्यादा फेवरेबल ट्रेडिंग या सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा मार्केट में, या सबसे ज्यादा आप कह लो कि तेजी मार्केट में जो आती है, वो इन दो सेशंस में आती है। और स्पेशली जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन दोनों मर्ज कर रहे होते हैं जिन टाइम्स में, यानी उस वक्त लंदन भी अभी खत्म ना हुआ हो और एनवाई भी स्टार्ट हो गया हो, यानी जो हमारे पास पाकिस्तानी 6 बजे से लेके 9 बजे तक की जो टाइमिंग है ना, तो सबसे ज्यादा मार्केट में तेजी उस वक्त होती है। लेकिन आप ओवरऑल कह लें कि पाकिस्तानी टाइम और इंडियन आप 30 मिनट्स चेंज कर लें, उसमें ऐड कर लें, तो 1 बजे से लेके शाम 9 बजे 10 बजे तक ज्यादा मार्केट में तेजी होती है। खैर, उसके अलावा मार्केट तो 24 घंटे ओपन रहती है। तो खैर, ये सेशन, ठीक है, ये बस टाइम से ये चेंज होती रहती है। आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके इजिली देख सकते हैं कि आज सिडनी सेशन कितने बजे ओपन होगा है, टोक्यो सेशन कितने बजे ओपन होगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर की तरफ, कि करेंसी पेयर क्या होता है। अब जो एक करेंसी पेयर होता है ना, सिंपल मैं अभी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। तो मैं आपको समझने के लिए ना एक एग्जांपल देता हूँ, यूएसडीपी क्या है। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं, बाकी फिर यूरो यूएसडी समझा दूंगा, तो आप बड़े आसानी से ओवरऑल सारा समझ जाएंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे हो सकता है, आईएनआर हो सकता है, जीबीपी हो सकता है, कैड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखें, अगर इसकी प्राइस चल रही है 300, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये है, यहाँ पे दो करेंसीज है, याद रखें, एक पहली करेंसी है और एक दूसरी करेंसी है। हमेशा याद रखना है, जो पहली करेंसी होती है वो होती है बेस करेंसी, इसको आप कहते हैं बेस करेंसी, पेयर के अंदर पहली करेंसी जो होती है। और जो सेकंड करेंसी होती है उसको आप कहते हैं कोट करेंसी, यानी उसकी कीमत बताई जा रही है, उसके लिहाज से, यानी कोटेशन की जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए कितने पीकेआर देने पड़ेंगे, वो है 300 यहाँ पे। सिंपल ये बात है। यानी जब बेस करेंसी क्या होती है, जिसकी आपने बाइंग और सेलिंग करनी होती है। ठीक है, जब अगर आप मिसाल के तौर पर आपने बाय करना है यूएसडी पीकेआर को, इसका मतलब क्या है कि आप क्या खरीद रहे हैं, आप पहली करेंसी हमेशा खरीद रहे होते हैं, यूएसडी आप खरीदेंगे, और बदले में दे क्या रहे हैं, कोट करेंसी दे रहे होते हैं, जैसे कि पीकेआर है। अगर मैं आप मिसाल के तौर पर, मुझे एक सेकंड MT4 ओपन करने दें, एक सेकंड दे मुझे। अच्छा, इधर आ जाए MT4 के ऊपर।
अच्छा, जो बिगनर्स है उनको ये इसके बारे में अभी प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। खैर, ये MT4 प्लेटफॉर्म है, मेटा ट्रेडर 4 जिसको कहते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेसिकली खरीदारी और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर रहे होते हैं। अब आप इधर जाएंगे ना तो ये मार्केट वॉच है आ रही है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। अब इस मार्केट वॉच के अंदर आप मुख्तलिफ जो है ना पेयर्स देख रहे हैं। अब जैसे कि मैं GBP USD की बात करता हूँ। GBP USD के जो प्राइस आ रही है हमारे पास वो क्या है, 1.2715। ये प्राइस आ रही है किसकी, GBP USD की। अब आपने इसको समझना है सिंपल, कि करेंसी पेयर का मतलब क्या है। अब जो पहला है इसको आप कहते हैं बेस करेंसी, और सेकंड है इसको आप क्या कहते हैं, सिंपली कोट करेंसी, जिसके हिसाब से प्राइस बताई जा रही है। अब 1.2715 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको 1 पाउंड खरीदने के लिए कितने US डॉलर देने पड़ रहे हैं, इतने 1.27। यानी आपको 1.2715 देंगे, इतने US डॉलर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 GBP मिलेगा। ठीक है। अगर आपने बाय करना है, इसका क्या मतलब है कि आप असल में अगर आपने एक एक GBP खरीदना है तो उसके बदले में आपको 1.2715 देने पड़ेंगे, सिंपल US डॉलर। इसी तरह बाकी करेंसीज भी हैं सारी की सारी। तो एक पेयर की जो प्राइस होती है वो बेसिकली पहली की प्राइस होती है दूसरे के लिहाज से। यानी अगर आपने पहला बेस करेंसी है ना GBP, तो ये GBP USD की जो भी कीमत होगी इसका मतलब ये है कि 1 GBP आपको खरीदने के लिए कितने US डॉलर देने पड़ेंगे ये। या अगर आप 1 GBP बेचेंगे तो आपको कितने डॉलर वापस मिलेंगे, ये वाले 1.2715 मिलेंगे। तो ये होता है बेसिकली बेस और कोट करेंसीज। ठीक है। अब बेस और कोट करेंसी के बाद में आ जाता है हमारे पास बिड एंड आस्क प्राइसेस, एंड देन आ जाता है हमारे पास क्या नाम है, स्प्रेड। इनको ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखें, अब सिंपल से मैं आपको बात बताऊं। आप एक शॉप से जाते हैं कोई चीज लेने, कोई भी चीज बाय करने, आप यूज मोबाइल लेने जाते हैं एक शॉप से। वो आपको मोबाइल देता है मिसाल के तौर पर $1000 का। आप उससे उसी वक्त आप खरीदते हैं, शॉप से बाहर जाते हैं और वापस उसी के पास जाते हैं वही मोबाइल लेके। तो वो क्या करेगा, आपको $1000 वापस करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, आपसे कुछ एक फीस चार्ज करेगा। वो कहेगा कि मैंने अब वापस आपसे अगर खरीदना है ना, मैं आपको 980 दूंगा। क्योंकि मैंने जो जब आपको ये बेचा है तो असल में बेचने के पीछे मेरा इतना खर्चा है, मेरी एक शॉप है उसकी इलेक्ट्रिसिटी है, मेरे पास यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है, वो सारा कुछ। तो मैंने जब एक आपको मोबाइल बेचा है इसका मतलब इतने ज्यादा लोगों के पीछे मेहनत है, तो उसकी कुछ फीस होनी चाहिए ना। अब अगर मैं आपसे 1000 का ही खरीद लूं दोबारा, 1000 का ही अब अगर मैं आपसे खरीद लूं, तो मुझे क्या फायदा हुआ? क्योंकि आगे जो बंदा आएगा अगर इसकी 1000 ही कीमत है तो मैं इसको दोबारा 1000 में खरीदूंगा बेचूंगा, तो मुझे क्या फायदा हुआ इस सारे काम का? मैं तो बस बैठा फिर अपना खर्चा ही कर रहा हूँ ना इधर। तो वो क्या करेगा, आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करेगा। अब ये जो डिफरेंस होता है ना, यानी यहाँ आप वैसे समझें, अब किसी शॉप से कोई चीज खरीदने जाते हैं और अगर आप वही चीज उसको बेचने जा रहे हो, तो दोनों प्राइसेस में ना एक फर्क होता है। आपको आपने कभी ये नोट किया है? आपको किसी को आइडिया है ऐसा होता है या नहीं होता? यस या नो कर दें चैट में ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रही है या नहीं। ऐसा होता है ना कि उस अगर आप उसी शॉप के ऊपर वही चीज बेचने जा रहे हैं और वही चीज खरीदने जा रहे हैं, तो दोनों में वो क्या होगा, वो एक डिफरेंस होगा। आप तो वो क्या होगा डिफरेंस, बेसिकली वो कहेगा कि मुझे मैंने अगर अपना सारा बिजनेस चलाना है तो उसकी एक कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट बेसिकली पे करने के लिए मैं ये अपना एक फायदा रख रहा हूँ। इसी तरह करेंसी पेयर में भी ऐसे ही होता है। आपको अगर कोई चीज आपने खरीदनी है और बेचनी है, दोनों आपको एक ही प्राइस पे नहीं होंगे। अगर आप बेच रहे होंगे ना, तो आपको उस चीज की कीमत थोड़ी सी बदले में कम मिलेगी। सेम प्रिंसिपल इधर भी अप्लाई होता है। तो दो तरह की प्राइसेस होती हैं, एक आ रही होती है आपके पास बिड प्राइस, और एक होती है आपके पास आस्क प्राइस। ठीक है, दो तरह की प्राइसेस होती हैं। ठीक है।
अब देखें आपके पास आस्क प्राइस कौन सी होती है और बिड प्राइस कौन सी होती है। जिस प्राइस के ऊपर आप बेचते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपने बेचना है, सेल करना है, और जिस अब एक प्राइस है आपके पास खरीदारी की, और यहाँ पे मैं आप जाता हूँ, ये देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैं एक पेयर ओपन करता हूँ मिसाल के तौर पर ये वाला, या ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, आपके पास दो प्राइसेस आ रही हैं यहाँ पे। देखिए एक है प्राइस इस खाने में सेल की, वो प्राइस है बता रहा 1.3298, और एक है आपके पास 9,976 हो गया अभी, चले ये कर लेते 976। मैं कुछ कोई ऐसी करता हूँ जिसका प्राइस डिफरेंस ज्यादा हो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। इसको देख लेते हैं, ये वाला चार्ट। हाँ, अब देखें ये दो प्राइसेस यहाँ पे आ रही, एक है 11.3131, और एक प्राइस आ रही है 11.3158। अब ज्यादा प्राइस कौन सी है। आप देखेंगे कि 3158 है और ये प्राइसेस क्या है, 3131 है। अब बेसिकली ये कौन सी प्राइस है, ये सेलिंग वाली प्राइस। अब देखें जो सेल का बटन बना है वहां पे ये प्राइस दी हुई है, और जो बाय का बटन है बेसिकली वो आपके पास ये प्राइस दी हुई है। यानी अगर आपने इसी पेयर को खरीदना है तो आपको इतने का मिलेगा, 11.3158 का, और अगर आपने इसी पेयर को बेचना है तो आपको क्या मिलेगा, 11.3131 का। देख रहे हैं इन दोनों में एक फर्क है। वही चीज को अगर आपने बेचना है तो आपको कम लो प्राइस के ऊपर बेचेंगे, आप उसको सेल करेंगे, और अगर आपने उसी चीज को खरीदना है तो आपको महंगी वो चीज खरीदनी पड़ेगी। ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, समझ आ रही है या यस या नो बताएं। ये नजर आ रहा है डिफरेंस दोनों के प्राइसेस के अंदर, सही है या नहीं। अब ये क्यों है, यानी अगर आप बेचना है तो वो कह रहे हैं कम कीमत पे हम, देखें यहाँ पे, ये देखें ये सेल है, सेल का बटन है, इसके नीचे जो प्राइस दे रहे हैं ना वो ये है, मैंने लिख दिया इधर। ये बाय का बटन है, यहाँ पे जो प्राइस है वो ये है। अब अगर आपने खरीदना है ना तो वो क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि महंगा आपको मिलेगा। अगर आपने बेचना है तो वो कह रहे हैं हम आपसे सस्ता खरीदे, या आपकी अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो सस्ता आपको बेचना पड़ेगा। ये वही काम है जो एक आम शॉप पे होता है। आप शॉप पे जाते हैं गोल्ड वाली या मोबाइल की या किसी भी चीज की, वहां पे आपको चीज आप खरीदेंगे ना, वो कहेंगे कि उसकी कीमत ज्यादा है। जब आप वही चीज बेच रहे होंगे उनको, वो थोड़ी सस्ती रखेंगे आपसे। वही प्रिंसिपल इधर भी इस मंडी में भी अप्लाई हो रहा है। तो दो तरह की प्राइसेस होती हैं, एक होती है बिड प्राइस और एक होती है आस्क प्राइस। जो आस्क प्राइस होती है वो हमेशा हाई होती है, यानी अगर आपने खरीदना हो किसी चीज को तो वो हाई प्राइस होगी, आस्क प्राइस उसे कहते हैं। और एक होती है बिड प्राइस, जिस प्राइस पे आपने कोई चीज बेचनी हो वो होती है लो प्राइस। तो ये जो फर्क है इन दोनों में, ये जो आप समझ लें एक कमीशन रखा जा रहा है, दुकानदार अपना एक जो खर्चा रख रहा है, इसी तरह ब्रोकर भी अपना एक खर्चा रख रहा है इधर। ब्रोकर कहता है कि मैंने काम करना है, चलना है, तो मुझे भी एक खर्चा चाहिए। तो वो जो खर्चा है ना, इन दोनों में जो फर्क है, यानी अगर आपने किसी चीज को सेल करना है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सस्ते दामों सेल करना पड़ेगा। और वो जो कीमत होगी जिस प्राइस पे आप बेचेंगे वो कौन सी कीमत होती है, बिड। बिड वैल्यू होती है, बिड प्राइस कहते हैं। और दूसरी प्राइस होती है, एक होती है हाई प्राइस। ये होगी अगर आप कोई चीज को खरीदना चाह रहे हैं तो अब आपको वो चीज महंगी मिल रही है, वही सेम चीज। और वो कौन सी प्राइस होती है, आस्क प्राइस होती है। और आस्क प्राइस हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसके, बिड प्राइस के, क्योंकि जाहिर बात है आपने जब खरीदनी है तो वो आपको महंगी मिलेगी, जब चीज बेचनी है आपने तो वो आपको सस्ती बेचनी पड़ेगी। तो इन दोनों की प्राइस में जो फर्क होता है जितना भी होगा, वो आपका क्या कहलाता है, स्प्रेड। कितना स्प्रेड है, जितना कम स्प्रेड होगा, आप जाहिर सी बात है उतना ज्यादा बेहतर है ना आपके लिए। ऐसे ही है, जितना कम स्प्रेड होगा उतना ज्यादा बेहतर है। यानी सिंपल जुबान में आप समझें कि अगर आप किसी भी दुकान से खरीद रहे हैं चीज और बेच भी रहे हैं, अगर तो वो ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस हैं, उतने की बिक भी जाएगी, तो फिर ज्यादा फायदा है ना आपका, आप किसी भी टाइम बेच देंगे, उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं 1000 की, आप बेचने जाएंगे वो आपसे 800 की ले रहा है, वो नुकसान है।
इसका मतलब आप यहाँ पे क्या बात समझे कि स्प्रेड जितना कम होगा, दोनों में फर्क जितना कम होगा, उतना ही वो क्या है, अच्छा है आपके लिए, उतना ही आपको कम फीस पे करनी पड़ी है ट्रांजैक्शन की, उतनी आपको कम लॉस है। तो द लोअर द स्प्रेड इज द बेटर द करेंसी पेयर इज। तो अब जब आप ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो तब उसमें ये चीज आपने देखनी होती है कि स्प्रेड कितना है उसका। अगर तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है उसके पेयर्स का, तो इसका मतलब है कि आप लॉस में ही रहेंगे, तो वो नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो बिड एंड आस्क प्राइस समझ लग गई आप लोगों को कि बिड क्या होती है, दो प्राइसेस हैं। जब आपने किसी चीज को बेचना है, अब ये देखें, हर पेयर के सामने दो प्राइसेस आ रही हैं, एक देखें बिड और एक देखें आस्क। आस्क वो है जब आप बेसिकली कोई चीज बाय करेंगे तो उस वक्त आपको आस्क प्राइस पे खरीदनी पड़ेगी, महंगी खरीदनी पड़ेगी। और अगर कोई चीज आप बेच रहे हैं तो आपको लो प्राइस के ऊपर सेल करनी पड़ेगी, वो उसको कहते हैं बिड प्राइस। और इन दोनों में जो फर्क है वो इधर तीसरे कॉलम में शो हो आता है। फर्क क्या है, ये स्प्रेड है इसका। तो बिड आस्क एंड स्प्रेड, ये चीजें अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आप देखें जरा, एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ। अब मैं इसको 1 मिनट में जाता हूँ, जरा आपको एक चीज दिखानी है इस चार्ट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक बटन दबाता हूँ बाय का, अब देखें प्राइस किस जगह पे है, यहाँ पे। अब मैंने बाय दबाया, ये देखें बाय की ट्रेड किधर लगी है जाके, ये प्राइस किधर घूम रही है यहाँ पे। ये जो इतना फर्क आ गया है, ये फर्क क्यों आया है? क्योंकि कोई बताए जरा, ये जो फर्क क्यों आया है? प्राइस तो इधर घूम रही थी, लेकिन मैंने अभी बाय किया, बाय जाके ऊपर लगी है, और उसी वक्त मुझे लॉस हो गया इतना ज्यादा। ये क्यों हुआ है, कोई बताए जरा, किसी को आइडिया है? यस, यही बात तो अभी मैं समझा के हटा हूं आपको कि जितना ये जो डिफरेंस है ना, फर्क आ रहा है, ये असल में बिड और आस्क का फर्क है। ये जो इतना बीच में फासला रखा है, ये स्प्रेड लगा है हमें, ये नुकसान हुआ है हमें। ये ब्रोकर का समझ ले, उसने अपना खर्चा रखा है कि मेरी जो दुकानदारी चल रही है उसका। अब कुछ पेयर्स होते हैं उसका स्प्रेड बहुत कम होता है, जैसे ये देखें, इसका चल रहा है जीरो स्प्रेड। अब इसके ऊपर हम ट्रेड लगा के देखते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ ऐसे, इसको मैं ओपन करूँ और अब मैं खरीदूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आपको। अब ये प्राइस है, मैं इसको खरीदा है, लेकिन जिधर खरीदा है उधर ही लग गई है। ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे जीरो स्प्रेड शो हो रहा है। अब जितना स्प्रेड किसी भी चीज का कम होगा, उतना हमारा फायदा होगा। ठीक है जी, ये होता है करेंसी पेयर। आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि यूरो यूएस डॉलर का क्या मतलब है, इसकी जो कीमत आ रही है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपको 1 यूरो खरीदने के लिए इतने डॉलर देने पड़ेंगे, जो भी कीमत आ रही होगी। समझ आ गई आपको? तो ये होती है करेंसी पेयर। बेस का समझ लग गया, जो पहला होता है वो बेस होता है और दूसरा होता है वो कोट होता है। देन इसकी बिड और आस्क की आपको समझ आ जानी चाहिए, और स्प्रेड की समझ आ जानी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए, जब आप बेच रहे हैं तो आप बिड प्राइस पे बेच रहे हैं, और खरीद रहे हैं तो आस्क प्राइस पे खरीद रहे हैं, और दोनों में फर्क को स्प्रेड कहते हैं। ये बुनियादी बातें हैं, ये आपको एज अ बिगिनर पता होनी चाहिए। अच्छा, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। एक सेकेंड। अब आ जाते हैं, ये जो करेंसी पेयर्स की मैंने अभी बात की है, इन करेंसी पेयर्स की ना मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। पहली किस्म होती है मेजर करेंसी पेयर, फिर होते हैं माइनर्स, एंड देन आ जाते हैं एक्सोटिक्स। अब आप समझ लें कि वो जो मेन पेयर, जहां जहां पे यूएस डॉलर आता है ना मेन करेंसीज के साथ, उसको आप कहते हो मेजर पेयर। फिर ऐसी ऐसी पेयर्स जिसके अंदर यूएस डॉलर नहीं आता, जिस पेयर में, वो आपका माइनर होता है। और एक्सोटिक ऐसे होते हैं ये जो ना तो ये माइनर में ऐसे पेयर्स जो ना तो माइनर में है ना तो मेजर में है। इसकी मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ ये कौन कौन से होते हैं। इसमें सारे के ना तो इसमें डॉलर बाजुकात होता है, लेकिन सेकंड चीज वो है ना, जैसे अफ्रीकन रैंड का पेयर हो गया आपके पास, सिंगापुरियन डॉलर का पेयर हो गया। इस तरह के जो पेयर होते हैं एग्जोटिक होते हैं। अब कौन से सिलेक्ट करने कौन से नहीं करने, वो अभी हम देखते हैं। तो ये देखें जरा इस चार्ट को, ये सारे के सारे मेजर पेयर्स हैं। यूरो यूएस डॉलर, इसमें डॉलर है। ये जीबीपी यूएस डॉलर है, ये यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेजर पेयर आपके पास। ये आ जाते हैं आपके पास माइनर पेयर्स, जैसे यूरो के जो पेयर्स हैं, यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो कैड, यूरो एयूडी। जेपीवाई के जो पेयर्स होते हैं, ये सारे सीएचएफ जेपीवाई एयूडी जेपीवाई, ये सारे के सारे। फिर आ जाते हैं जीबीपी के पेयर्स।
कैड के पेयर्स, ओड के पेयर्स और एनजेड के पेयर्स, ये आ जाते हैं सारे के सारे। तो ये सारे के सारे क्या है, माइनर पेयर्स, इनमें डॉलर नहीं है कहीं पे भी। और ये मेजर्स है, और ये जो पेयर्स है ना, ये होते हैं एग्जोटिक पेयर्स। जैसे इसमें डॉलर तो है, लेकिन सेकंड करेंसी क्या है, वो सिंगापुरियन डॉलर है। इसमें डॉलर तो है, लेकिन अगला डेनिश क्रोन है, स्वीडिश क्रोना है, साउथ अफ्रीकन रैंड है, नॉर्वेजियन क्रोन है, टर्किश लीरा है, हांगकांग डॉलर है, ये सारे एग्जोटिक पेयर्स हैं। अब आपने यूज कौन से करने हैं, मेजर्स एंड माइनर बस। एग्जोटिक से दूर रहना है। वजह इसकी क्या है, इसकी वजह देख लें अभी। इधर आए, इधर आए। अब आप देखें जरा, स्प्रेड आपने देखना है। इस पेयर को जरा चेक करें, इसका स्प्रेड कितना आ रहा है, 300, 280, 290, 320, इतना इतना स्प्रेड आ रहा है, इतने पॉइंट्स इसके, 450। ये कौन सा यूरो ZAR, ये एक्सोटिक पेयर है। लेकिन आप इसको देखें, GBP USD, जीरो स्प्रेड आ रहा है। यानी एक्सोटिक पेयर्स की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े स्प्रेड देने पड़ेंगे। मेजर माइनस में रहेंगे तो थोड़े स्प्रेड है, एक एक दो दो पिप का स्प्रेड होता है। तो इस वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि डोल मेजर पेयर्स और माइनर पेयर्स में रहें। ठीक है जी, ये आपने ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं वापस स्लाइड्स की तरफ। अब पिप, ये क्या होता है, पिप के ऊपर बात कर लेते हैं। पिप सिंपली आप समझें, जो डॉलर के पेयर्स हैं और सिंपल JPY के अलावा जो जितने भी पेयर्स होते हैं, उसके अंदर आपने याद रखना है कि जो भी उसकी प्राइस होगी, मिसाल के तौर पर यूरो USD की प्राइस चल रही है 1.1200, जो फोर्थ डेसिमल प्लेस होती है ना, यानी अशारिया, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद 1 2 3 फोर्थ डिजिट जो होता है, इसको आप कहते हो पिप। सिंपल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस प्राइस, इस यूरो USD की प्राइस चल जाती है 1.1200 से 1.1205 तक, तो फोर्थ डेसिमल प्लेस में जीरो से लेके 5 तक कितने का डिफरेंस आया, 5 का ना, तो इसको आप कहोगे 5 पिप मार्केट मूव कर गई है। ठीक है। बहुत सारे बिगनर्स को पिप का नहीं पता होता है, तो आप समझ लें कि जो पिप क्या होता है, कि जो डॉलर के पेयर्स हैं, JPY के अलावा जितने, जापानीज येन के अलावा जितने भी पेयर्स हैं, उसके अंदर अशारिये के बाद या डेसिमल प्लेस के बाद जो चौथा डिजिट होता है, यानी फोर्थ डेसिमल प्लेस, उसकी फ्लक्चुएशन कहलाती है पिप। एक अगर जीरो एक से जीरो जीरो से जीरो जीरो से जीरो एक हुआ है तो इसका मतलब है एक पिप मूव किया है। जीरो जीरो से 0.5 हुआ है तो इसका मतलब है 5 पिप्स। जीरो जीरो से अगर ये 1 0 हो गया है तो इसका मतलब है कि 10 पिप। और अगर 1 5 हो गया तो 15 पिप्स। सिंपल। तो उतने पिप होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर 1 इसकी कीमत थी प्राइस की यूरो USD की, 1.50 5 5 थी, और ये चले गए 1.1252 के ऊपर, यानी अशारी के बाद चौथा हिस्सा देखें तो इधर 5 है और इधर 2 है, बाकी सेम है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसका मतलब है 3 पिप प्राइस डाउन आई है। यहाँ पे क्या हुआ था, 5 पिप प्राइस ऊपर गई है। तो ये एक पिप होता है सिंपली। ठीक है। और जो JPY होता है उसमें अशारिये के पास दूसरा डिजिट होता है, जैसे 110.50 है, तो अशारिये के बाद ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो सेकंड डिजिट है ना, ये पिप होता है। यानी 1.1050 से अगर ये 1.110.55 हो जाता है, तो सेकंड डेसिमल प्लेस को आप देखें तो कितना हुआ है, 0 से 5 तक, तो 5 इंच से ऊपर गया है, तो 5 पिप हो गए। तो ये होता है पिप की प्राइस मूवमेंट सिंपली। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ये मैं अभी ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में अहम होती है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। आप नेक्स्ट चलते हैं, इस एग्जांपल को देखें कि ये अगर जो प्राइस है ना, तो अशारी के बाद 1 2 3 और 4, ये चौथा हिस्सा ये 1 पिप होगा, और तीसरा हिस्सा, जारी बात है इन दोनों को मिलाओगे तो ये तो 10। ये बेसिक मैथ है, जो हमारा मिडिल क्लास का मैथ होता है या प्राइमरी क्लास का, ये वो है सिंपल। और अगर 3 ले लेंगे तो ये 100 पिप होगा, अगर चारों ले लेंगे तो ये 1000 पिप होगा सिंपली। चौथा हिस्सा क्या होता है हमारे पास, पिप होता है। और पांचवा हिस्सा क्या होगा, पिप का 10वां हिस्सा। यानी अगर 8 3 से 8 4 पे गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये एक्चुअल में एक पिप नहीं मूव किया, ये 0.1 पिप मूव किया।
और यूएसडी जेपीवाई या जो जेपीवाई के पेयर्स होते हैं जितने भी, उनमें क्या होता है, अशारिये के बाद सेकंड आंसर। अब इसका फायदा क्या है या नुकसान क्या है, मतलब इसको यूज कहाँ पे करना है, मेन क्वेश्चन ये है। अब इसको यूज करते हैं हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। अगर मिसाल के तौर पर यूरो यूएसडी 1,2468 से 1,2469 पे चले गए, तो कितने पिप मूव किया, ये 1 पिप मूव किया है। अब 1 पिप का ताल्लुक एक्चुअल में होता है किससे, आपकी लोड साइज से। लोड साइज, ठीक है, लोड साइज। अब लोड साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप सिंपल याद रखने की बात ये होती है कि अगर आपकी लोड है ना, वन लोड साइज, वन स्टैंडर्ड लोड, तो इसमें आपका अगर आपने ओपन किया तो अगर प्राइस 1 पिप मूव की तो आप $10 कमाएंगे, या $10 लॉस होगा अगर आपके अगेंस्ट मूव की 1 पिप मार्केट। जो 0.1 होती है ना लोट, उसके अंदर 1 पिप का आपको मिलता है $1। और जो 0.01 होती है उसमें आपको 1 पिप का कितना मिलता है, 10 सेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक लोट लगाई है यूरो यूएसडी के ऊपर, ठीक है, 1 लोट लगाई है, और प्राइस थी 1.1200, और ये चले गई है 1.1210 पे, तो ये कितने पिप ऊपर गया है, 10 पिप। और आपकी लोट साइज कितनी थी, एक लोट साइज। तो आपको 1 पिप के कितने डॉलर मिल रहे हैं, $10 मिल रहे हैं ना। तो 10 पिप के कितने डॉलर मिलेंगे, $100। इसका मतलब है कि 1 लोड साइज पे यूरो यूएसडी के अंदर आप 10 पिप अगर कमाते हैं तो इसका मतलब आपने $100 कमा लिया। और 10 पिप लॉस करते हैं तो इसको आप मतलब आपने $100 लॉस कर लिया। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी 0.1 लोड साइज होती, तो हर पिप का आपको कितना मिलना था, $1 मिलना था ना, तो 10 पिप पे आपको कितने मिलने थे, $10, सिंपल। और अगर 0.01 होती तो फिर आपको 10 पिप के ऊपर $1 मिलना। ठीक है, तो ये लोड साइज के अंदर पिप का बड़ा रद्द अमल होता है, अमल दखल होता है। अच्छा, मैं आपको उसके ऊपर दिखाता हूँ, MT4 के ऊपर। इधर आ जाए, MT4 के ऊपर आप चलते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। ये लोड साइज होती है आपकी यहाँ पे, अगर आप इसको 1 लिखते हैं इधर ऐसे, ठीक है, मैं यूरो यूएसडी अगर ओपन करूँ, ये यहाँ पे 1 लोड साइज है। अब मैं इसको बाय करता हूँ ना मिसाल के तौर पर, ये गया, बाय किया। अब ये अगर यहाँ से जिधर से मैंने बाय किया यहाँ से ऊपर जाती है 1 पिप, ठीक है, या 10 पिप, 10 पिप देख लेते हैं, यानी ये करंट प्राइस कितनी है इसकी। देखते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास प्राइस आ जाएगी। कितनी है जी इसकी प्राइस, इसकी प्राइस आ रही है 1,0933। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखें, 1,0933। अब अशारिये का बाद चौथा हिस्सा ये है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, 1 पिप है। अगर प्राइस 1,0943 पे चले जाती है तो ये कितने पिप हुए, बड़े हैं, 10 पिप ना। तो हम एक और लाइन लगा देते हैं इस प्राइस के ऊपर। इसको मैंने ओके किया, एक प्राइस मैंने लाइन और लगा दी। ये किस लाइन, किस के ऊपर प्राइस पे लगानी है हमने, 1,9343 के ऊपर। ये मैंने एक और लाइन लगा दी इधर। इसका मतलब है अब जहां से मैंने खरीदा है, यहां से लेके यहां तक कितने पिप का फर्क आया, बताएं जरा। अभी अभी कितने पिप मैंने किए हैं, लाइन लगाई है, 10 पिप पे लगाई है ना। समझ आ रही है कि नहीं। बाकी भी बताएं, बाकी किधर है, 10 पिप पे लगाई है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि यहां से प्राइस अगर मेरी इधर जाती है तो मुझे 10 पिप पे कितने डॉलर मिलेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा छोटा सा, $10। तो ये होता है लोड साइज का रद्द अमल इसके ऊपर, कि कितनी लोड साइज होगी तो हर पिप के लिहाज से आपको उतने डॉलर बाय या ऊपर या नीचे हो रहे होंगे। तो ये सिंपल बात है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखें, अब इसकी एग्जांपल देखें। अब ये 0 पॉइंट अगर 10 से यहाँ पे डाउन है, तो जितने पिप डाउन होगी उतना यहाँ पे आपके पास वो आ रहा होगा, ये यहाँ पे $15 इस ट्रेड के आ रहे हैं।
ठीक है, अब ये यूरो यूएसडी था। अब ये कितने भी ऊपर गई है आपके पास इस वक्त, यहां से लेके, अब आप देखें ये आपके पास $6 $5 आ रहे हैं। यानी आपके पास सिंपल जो आपकी लोड साइज होगी उस हिसाब से सिंपली आपका पिप की कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए खैर पिप इंपॉर्टेंट है। तो बस आपने ये याद रखना है कि अशारिये के बाद जो फोर्थ डिजिट होता है आपके पास वो 1 पिप होता है। ठीक है, ये वाला 1 पिप होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप में से कह रहे होंगे ये बातें तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमने इसको बाकी जिनको नहीं पता उनका भी साथ लेके चलना है ना, तो उस लिहाज से हम मूव कर रहे हैं। अच्छा, बाकी ये है स्प्रेड, आपको मैंने बता दिया कि बिड और आस्क क्या होते हैं और इन दोनों में जो फर्क होता है वो आपके पास कहलाता है स्प्रेड। ठीक है जी। अब बाकी आ जाते हैं मैकेनिक्स ऑफ फॉरेक्स के अंदर, कि फॉरेक्स मार्केट चलती कैसे है। तो अब हमारे पास अभी हम बात कर चुके हैं कि एक एक मेन मार्केट है जिनको सेंट्रल बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस बाइंग सेलिंग करके चला रहे हैं। अब उस मार्केट को एक्सेस करने के लिए, उस मार्केट तक पहुंचने के लिए आपको एक फॉरेक्स ब्रोकर की जरूरत होती है सिंपली। ठीक है, अब उस फॉरेक्स ब्रोकर, ये मुख्तलिफ सारे ब्रोकर्स होते हैं। आप उन ब्रोकर्स में क्या करते हो, अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो और अपने अमाउंट डिपॉजिट करके उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेड करते हो। ठीक है, वो ब्रोकर, अच्छा ब्रोकर वो होता है जिसके स्प्रेड मिनिमम हो, कम से कम स्प्रेड हो आपके, और लोएस्ट कमीशंस हो, और दूसरा ये कि वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से रेगुलेटेड हो। तो जब भी आप ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हो कोई भी, तो आपने बस उनका ये चेक कर लेना है कि उनकी क्या वेबसाइट पे ये मेंशन है कि वो एसईसी से जो है रेगुलेटेड है या नहीं। क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ मोहिउद्दीन, क्वेश्चन आपके पास बाद में मैं लूंगा। तो सिंपल ये बात होती है। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। MT4 क्या होता है, सिंपली इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना आपके पास, ये वाला, ये हमारे पास इसको कहते हैं मेटा ट्रेडर 4 सिंपल। अब इसमें आपने क्या करना होता है, आपने सिंपली इस प्लेटफॉर्म के अंदर जाके अकाउंट्स में जाना है और आपने यहाँ पे लॉग इन करना है अपना अकाउंट बना के इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आपने इसके अंदर अपनी डिटेल्स डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे इसको, इस अकाउंट के अंदर, तो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि ये ओपन हो गया आपका अकाउंट। सिंपल, इनके ब्रोकर की एक वेबसाइट पे हम जाते हैं, वहां से अकाउंट ओपन करते हैं, डिटेल्स हमारी आ जाती हैं। उस डिटेल्स को हम अपने इस प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं, आपका अकाउंट इसमें लॉगिन हो गया। ये होता है प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म्स के जो बुनियादी फंक्शन है, जब भी आप प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं ना, आपके पास चार्ट ऐसे दिखाई दे रहा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी, जब जैसे ही आप प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो इस तरह का चार्ट ऐसा नहीं होता। इसका जो एक्चुअल कलर होता है वो ये होता है, ये वाला, और यहाँ से ये इधर होता है। इस तरह का आपको एक चार्ट नजर आ रहा होता है जब जैसे ही आप ये मेटा ट्रेडर 4 को इंस्टॉल करते हैं। तो अब आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसके अंदर अपने हिसाब से चार्ट के कलर्स को एडजस्ट करना है जो आपको सूट करे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना होता है। सबसे पहले तो ये जो ग्रिड है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे से बॉक्सेस सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, ये एक विंडो ओपन हो जाएगी ऐसी। इस विंडो में जाके कलर स्कीम्स दी होती हैं डिफरेंट, तो आप कोई भी इसके कलर चूज कर सकते हैं। आप इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगला काम, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कैंडल स्टिक का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब ये कैंडल्स आ जाएंगी आपके पास, और उसको थोड़ा सा जूम कर लें, जितने पॉइंट यहाँ से करना है अपने हिसाब से, छोटा बड़ा आप जिस तरह मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपको अच्छा लगे कि ये मेरे बेसिकली सूटेबल है कलर्स एंड साइज ऑफ कैंडल स्टिक्स, तब आपने क्या करना है, इसका एक टेम्पलेट बनाना है और वो सेव कर लेना है। टेम्पलेट कैसे बनाना है, आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ से जाना है टेम्पलेट पे और यहाँ पे जाना है सेव टेम्पलेट। सेव टेम्पलेट करेंगे, यहाँ पे आपने जाके लिखना है डिफॉल्ट।
जब आप डिफॉल्ट करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे, अब आप जो भी नया चार्ट ओपन करेंगे यहाँ पे, इस ये मार्केट वॉच होती है। ठीक है, यहाँ से इस ऑप्शन से हम ओपन करते हैं मार्केट वॉच। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मार्केट वॉच में आपको सारे पेयर्स आपके नजर आ जाएंगे। फिर अब आप क्या करेंगे, जो जिस भी पेयर के ऊपर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और ये आ जाएंगे चार्ट विंडो पे। तो इसकी चार्ट विंडो उसी कलर स्कीम में ओपन होगी जो आपने टेम्पलेट में सेव किए। तो ये आपके पास आ गया, इस पोर्शन को कहते हैं मार्केट वॉच। ये जो जहाँ पे पेयर्स हैं, इसको आप खत्म कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, या कंट्रोल एम दबाएंगे तो उस हिसाब से ये आ जाएगा और फिर रिमूव भी हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला, इसको कहते हैं नेविगेटर। यहाँ पे आपके अकाउंट्स होते हैं, आपके लाइव या डेमो जो भी आपने अकाउंट किए हैं, फिर आपके सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, आपके रोबोट्स आ जाते हैं और स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं सारी की सारी। रोबोट्स एंड स्क्रिप्ट्स एंड इंडिकेटर्स यूजुअली हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई यूज़ भी करना है तो आप यहाँ से जाके लगा सकते हैं। लेकिन जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं वहाँ पे हमें किसी भी इंडिकेटर, किसी भी चार्ट की किसी और टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ चार्ट को देख के ही सब कुछ करेंगे, जो स्ट्रक्चर है मार्केट का उसको देख के। तो ये नेविगेटर होता है आपका। उसके बाद आ जाता है आपने ट्रेड कैसे करनी है, बाय और सेल कैसे करना है। उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ तो इधर जाएं, इस पे क्लिक करने, ये आ जाएगा आपके पास बाय और सेल के बटन। जो आपकी लोड साइज है वो लिखे हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर आपने लोड साइज करनी है 0.10 की। अब आप बाय करना चाह रहे हैं तो बाय का बटन दबाएं, सेल करना चाह रहे हैं तो सेल का बटन दबाएं। अब लोड साइज कैसे कैलकुलेट करनी है हम ये नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि लोड साइज, हाउ टू कैलकुलेट लोड साइज एंड ऑल। लेकिन जो भी आपका लोड साइज कैलकुलेट किया आपने वो लिखनी है इधर। और अगर बाय करना है तो बाय का बटन दबा दें, अगर सेल करना है तो सेल का बटन दबा दें। वो आपकी यहाँ पे ट्रेड ओपन हो जाएगी। या मैनुअल आप यहाँ पे जाएं, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करें और ये इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप अपना यहाँ पे लोड साइज डालें, आप अपना स्टॉप लॉस डाल लें और अपना टेक प्रॉफिट डाल लें। और बाय करना है तो बाय करें, सेल करना है सेल करें। वो ट्रेड आपकी लग जाएगी सिंपल। जो आपकी ओपन ट्रेड्स हैं वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, आप कंट्रोल टी दबाएंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये जो हमने अभी ये जो बस टेस्टिंग के लिए ट्रेड्स लगाई हैं ये सामने आपके शो हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी ओपन ट्रेड्स होंगी, यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो रहा होगा। अब इस ट्रेड को आपने क्लोज करना है या लगी रहने देना, जैसे मर्जी जो भी करना है वो सारी के सारी इधर से आप कर सकते हैं। अगर आपने क्लोज करना है तो यहाँ पे क्रॉस पे दबाएंगे तो वो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर इसको क्लोज करना है दबाएंगे वो क्लोज हो जाएंगी। इस सिंपल से बात है। उसके बाद एस एल एंड टीपी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट करते हैं, लगाते हैं कैसे हैं, और वो सारा कुछ होता है। तो इसके अलावा ये होते हैं हमारे पास टाइम फ्रेम्स। यहाँ पे टाइम फ्रेम का मतलब है कि एक कैंडलस्टिक को बनने में कितनी देर लगी है हमारे पास। क्या ये एक महीने में बन रही है तो ये मंथली चार्ट होगा। अगर एक कैंडलस्टिक एक मिनट में बन रही है तो वो आपका कौन सा चार्ट होगा, 1 मिनट का चार्ट। यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में आपके पास हर कैंडलस्टिक 5 मिनट में बन रही है। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हर कैंडलस्टिक 15 मिनट की, और इस तरह से मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स। इनके ऊपर भी हम बात करेंगे तफसील से कि हमारे पास टाइम फ्रेम्स वगैरह क्या होते हैं और वो सारा कुछ। उसके बाद आ जाता है ये जूम इन बटन, जूम आउट बटन आ जाते हैं सिंपली। ऑर्डर्स के आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ टूल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने रेक्टेंगल लगाया है। अब किसी जगह पे आपने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन लगाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, आप राइट क्लिक करें, कस्टमाइज में जाएं, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप जो जो आपने ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें, इसको यहाँ से इंसर्ट कर लें, इंसर्ट करते जाएं सारों को। अगर आप इंसर्ट कर लेंगे तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास ऊपर शो हो जाएंगे। मैं सारे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये सारे हो गए आ गए ऊपर ऑप्शन। आप सिंपल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन के लिए ये ऑप्शन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन का ये ऑप्शन है, ट्रेंड लाइन का ये ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको ऐसे, ये एलिप्स का ऑप्शन है, ये ट्राइंगल का ऑप्शन आ गया। ये आपके पास चैनल का ऑप्शन होता है। मुख्तलिफ टूल्स हैं, आपने कुछ लिखना है वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये गैन का ऑप्शन होता है, आपने गैन लाइंस लगानी है। आपने ये इक्वी डिस्टेंस चैनल लगाना है वो लगा दें।
आप ये वाला मिड चैनल लगाना है वो कहीं लगा दें अपने हिसाब से। मुख्तलिफ टूल्स हैं, ये आपका वर्टिकल टूल, हॉरिजॉन्टल, ये सारे के सारे हैं ना। आप इसके साथ प्ले अराउंड करें, देखें मुख्तलिफ टूल्स क्या क्या करते हैं, और ट्रेड कैसे लगती है, और वो सारा कुछ। तो ये इसके बेसिक ऑप्शन के अंदर आ जाता है। उसके बाद ये आपका व्यू है। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आपने अपना प्लेटफॉर्म लेके आना है। जो जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा। मैं तो इसको इंग्लिश में यूजुअली यूज़ करता हूँ, कि बाकी मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है इनका। उसके बाद ये टूल बार है। टूल बार के अंदर अगर आप टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं चाहते, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, टाइम फ्रेम गायब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं टाइम फ्रेम देखने हैं, तो टूल बार भी जाएं, दोबारा टाइम फ्रेम आ जाएगा। आप ये सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप जाके नया चार्ट ओपन कर सकते हैं, या डिलीट हो गया कोई चार्ट, इधर जाएंगे तो जो जो रिसेंटली चार्ट डिलीट किए हैं वो आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये चार्ट आ गया जो पहले मुझसे डिलीट हो गया था। जो आपकी लाइन शाइनें लगी हैं वो सारी वापस आ जाएंगी। ठीक है। और आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, तो आप इसको सेव एज पिक्चर कर सकते हैं चार्ट को। तो यहाँ पे जाके ये ऑप्शन करेगा, आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जिस भी फोल्डर में सेव करना, तो वो आपकी पिक्चर यहाँ पे सेव कर लेगा चार्ट की। और यहाँ पे मुख्तलिफ आप लॉगिन कर सकते हैं ट्रेड अकाउंट में। और मुख्तलिफ ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। लैंग्वेज है, स्टेटस बार, चार्ट बार, मार्केट वॉच, यहाँ से भी आप ला सकते हैं। ये इस पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा व्यू में। डेटा विंडो लानी है, ये डेटा विंडो होती है जहाँ पे हर कैंडलस्टिक का डेटा होता है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस क्या है, हाई लो क्या है, वो सारे के सारे। ठीक है। आप आपने टर्मिनल नीचे खोलना है, तो ये आ गया आपके पास टर्मिनल। अगर आपने यहाँ पे जाके नेविगेटर खोलना है, तो ये नेविगेटर भी साथ आ जाएगा। टर्मिनल बंद करना है, तो आप दोबारा क्लिक करेंगे। मतलब वही सिंपल चीज़ें हैं ये सारी की सारी। ये प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑर्डर टाइप्स। ये भी बेसिक्स के अंदर ही आ जाती हैं, कि ऑर्डर टाइप्स कौन सी होती हैं। अब याद रखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कर रहा हूँ, जीबीपी यूएसडी है। अब ये चार्ट है जीबीपी यूएसडी का। आपने बाय और सेल करना है, दो तरीका कार है। इसको मैं पहले बंद कर रहा हूँ। याद रखें कि या तो इस आप करंट प्राइस पे, जहां पे चल रही है, आप कहते हैं यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप खरीदना चाहते हैं इसको करंट प्राइस पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल बाय करेंगे, या बाय बाय मार्केट, जो भी करंट प्राइस चल रही है उस वक्त आप करेंगे, तो इसको कहते हैं बाय मार्केट ऑर्डर। ये आपको लगता है इधर से ही प्राइस नीचे आ जाएगी, तो फिर आप करते हैं सेल, सेल मार्केट ऑर्डर। तो वो तो बहुत आसान होते हैं। अगर आपने बाय करना है, आप समझें, तो आप सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पे, करंट प्राइस पे अपना लोड साइज लिखेंगे, और ये बाय दबाएंगे, बाय हो गया। अब बाय अगर आपने कर लिया है, उसके बाद अगला ऑप्शन होता है आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस क्या होता है बाय का, कि अगर आपने यहाँ से खरीदा है, तो अगर मैंने आपको अभी बताया था, अगर आप खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर आपकी फेवर में प्राइस जाती है, ऊपर जाती है, तो फिर क्या होगा, आपको फायदा होगा। और अगर नीचे जाती है प्राइस, तो आपको लॉस होगा। तो अब अगर तो आप ऐसी ट्रेड खोल के बस लगी रहने देंगे, और वो मार्केट नीचे आती जाए, पता चले कि मार्केट यहाँ से कोई 500 पिप नीचे गिर गई है, और आपने ट्रेड को बंद ही ना किया हो, तो आपका तो सारा अकाउंट उठ जाएगा, वॉश हो जाएगा। तो उसके लिए आप लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। कि फर्ज करें, मिसाल के तौर पर मैंने ये सपोर्ट एरिया था, ये वाला फर्ज करते हैं, यहां से बाय किया है, कि इधर से ऊपर जाएगी प्राइस। लेकिन अगर प्राइस नीचे आ जाती है, तो फिर तो मुझे नुकसान है, लेकिन कहाँ तक नीचे आएगी तो मैंने एग्जिट लेना है। आप वहां पे लगाते हो अपना स्टॉप लॉस। मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि यहां से प्राइस इस लो को ब्रेक कर दिया अगर इसने, तो इसके बाद ये मजीद नीचे जा सकती है, तो बस स्टॉप लॉस इधर तक ही रखना है। कि अगर इसने ऊपर जाना है, तो बस इधर से चले जाए, नीचे यहां तक आई तो मैं बस एग्जिट कर लूंगा ट्रेड। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, कि उधर जाके आपका लॉस होना स्टॉप हो जाए, और ट्रेड कट जाए खुद ब खुद। तो आप उसके लिए क्या करते हो, कि उस प्राइस पे जाते हो, देखते हो क्या प्राइस है। जैसे ये है, मुझे शो हो रही है 1.2672। आप राइट क्लिक करते हो, और मॉडिफाई पे जाते हो। मॉडिफाई पे गए, यहाँ पे आपने मॉडिफाई पे जाने के बाद अपना स्टॉप लॉस ऐड करना है। क्या था, स्टॉप लॉस 1.2672, यहाँ पे जाकर लिख दें 1.2672, और यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई, तो ये आपका इधर स्टॉप लॉस लग गया। कि अब अगर बाय किया इधर से, अगर ऊपर नहीं जाती,
तो अगर नीचे आ जाती है तो यहाँ तक जाए और यहाँ से आपकी फिर ट्रेड कट हो जाए, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी यहाँ पे आके आपका लॉस होना स्टॉप हो जाए, ट्रेड कट हो जाए। और आपको पता है कि प्राइस यहाँ तक जाएगी फर्ज करते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद वापस आ सकती है, तो आप कहते हो कि अगर ऊपर जाए यहाँ तक जाए तो मेरी प्रॉफिट में ट्रेड काट दो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेक प्रॉफिट लगाओगे। तो आप सिंपल क्या करोगे, जाके प्राइस देखोगे, अब फिर मॉडिफाई करोगे, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई पे गए, और अब आपने स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे टेक प्रॉफिट है वो ऐड करना है। तो वो कितना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1.2770, तो वो लिख दें वो प्राइस 1.2770, और यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे तो आपका टेक प्रॉफिट लग गया। ये हो गया आपका पास मैनुअल तरीका, कि जब आपने बाय किया तो करंट प्राइस के नीचे आपने कहीं स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है, जहां पे भी करना है, और अपना टेक प्रॉफिट अबव एडजस्ट करना है, जिधर भी करना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका होता है इसका, जो शॉर्ट टर्म तरीका जिसको हम कहते हैं वन क्लिक मेथड। आपने क्या करना है, अपनी ट्रेड को जहां पे आपने लगाया इसको खींचे, खींच के मिसाल के तौर पर जहां पे एसएल सेट करना है वहां पे लाके छोड़ दें, वहां पे आपका एसएल चले जाएगा। आप चाहते हैं इधर लेके आना है तो आप इस एसएल को खींच के इधर कर दें। और टीपी अगर आपने टर्मिनल से मतलब वन क्लिक से लगाना है खुद से, तो आप इसको खींच के जितना ऊपर लेके जाएंगे वहां पे आपका टीपी लग जाएगा। इसको खींच के इधर ले जाएं। तो ये वन क्लिक मेथड होता है, एक मैनुअल भी आपको बता दिया और वन क्लिक भी बता दिया। तो ये होता है बाय मार्केट, यानी करंट प्राइस के ऊपर बाय करना। फर्ज करें कि कोई और पेयर है, जैसे ये है यूरो यूएसडी, आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से मिसाल के तौर पर ऊपर जाएगी, सेल का देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपको लगता है यहाँ से ये नीचे आएगी मार्केट, फर्ज करें, आप इधर से जाके सिंपल लोड साइज सेलेक्ट करते हैं और सेल कर देते हैं। सेल करेंगे तो सिंपल, अब आप कहते हैं कि मार्केट अब अगर यहाँ से डाउन जाती है तो मुझे फायदा है, बेनिफिट है यहाँ से, ठीक है, अगर लेकिन ऊपर जाएगी तो मुझे लॉस है। तो आप कहते हैं कि चलो नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये है, इससे ऊपर जाएगी तो मैं ट्रेड को काट दूंगा, तो मेरा एसएल इसके ऊपर होना चाहिए, और नीचे जाती है यहाँ तक तो मैं यहाँ पे टीपी लगा दूंगा, कि इधर तक जाती है यहाँ पे जाके मेरे प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो सिंपल मेथड वही है, सेल की ट्रेड का एसएल ऊपर होगा तो आप क्या करें, या तो मैनुअली जाके ऐड कर लें जैसे आपको बताया था, या फिर आप क्या करें, सिंपल अपने इस ट्रेड को खींचे और खींच के जहाँ पे एसएल लगाना है वहां पे लगा छोड़ दें, तो आपका स्टॉप लॉस इधर लग गया। और टेक प्रॉफिट नीचे लगेगा सेल का, तो वो नीचे ला के इधर लगा दें, कि यहाँ तक आए तो आपका प्रॉफिट में काटी जाए ट्रेड, ऊपर जाए तो आपकी लॉस में काटी जाए ट्रेड। ठीक है, तो ये आपका होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, बाय बाय मार्केट एंड सेल बाय मार्केट, अगर करंट प्राइस पे करना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास पेंडिंग ऑर्डर्स। दूसरी तरह का ऑर्डर होता है, वो ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये कोई पेयर है, आपको लगता है कि यार यहां से नहीं मैंने इसको सेल करना, थोड़ा ऊपर जाए रेजिस्टेंस पे तो फिर मैं वहां से इसको सेल करूंगा, यानी करंट प्राइस जो चल रही है उससे ऊपर जाए तो फिर मैं वहां से इसको सेल करूंगा, और इसका एसएल इधर लगा दूंगा और टीपी इधर लगा दूंगा इसका, कि यहाँ पे जाए सेल एक्टिव हो जाए मेरा, यहाँ पे जाए तो आपका सेल एक्टिव हो जाए, और यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हो ऑटोमेटिकली। और अगर डाउन साइड पे जाएं तो यहाँ पे इसका आपका टीपी हो जाए इस एरिया से। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, अब आपको चाहिए लिमिट ऑर्डर, यानी करंट प्राइस के ऊपर आप सेल करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा कि जो मार्केट प्राइस चल रही है उससे ऊपर अगर आपने किसी प्राइस से सेल करना है तब आप लगाएंगे लिमिट ऑर्डर, सेल लिमिट। सेल करना है लेकिन करंट प्राइस से हायर प्राइस पे सेल करना है, तो आप लगाएंगे सेल लिमिट ऑर्डर। ये एक पेंडिंग ऑर्डर होता है। इसको आपने कैसे लगाना है, आपने सिंपल जाना है, जिस भी प्राइस पे आप लगाना चाह रहे हैं ऑर्डर वहां पे जाके राइट क्लिक करें, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेल लिमिट का। ठीक है, जो लोट साइज है आप इधर पहले लिखनी पड़ेगी आपको, आप वन लोट लिखते हैं इधर वन लोट आ जाएगी, राइट क्लिक करें, इधर सेल लिमिट का ऑप्शन आ गया, आप इधर लगा दें। अब इसका मतलब है कि मार्केट अगर अप साइड पे जाती है तो आपका खुद ब खुद यहाँ से सेल एक्टिव हो जाएगा। अब इसका स्टॉप लॉस आप किधर लगाएंगे, सिंपली आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे इस लेवल जहां पे भी आप लगाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करें, वही मॉडिफाई पे जाएं, स्टॉप लॉस जिधर बनता है, जैसे 1.50 पे आप लगाना चाह रहे हैं तो आपने स्टॉप लॉस लगाएं इसको वन, इस तरह से, और मॉडिफाई करेंगे आपका एसएल उधर लग जाएगा। तो ये होता है पेंडिंग ऑर्डर लगाना सेल का। इसी तरह टीपी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि करंट प्राइस से ऊपर अगर आपकी बाइंग सेलिंग करनी है।
सेलिंग करनी है तो सेल लिमिट। अगर करंट प्राइस से नीचे आप कहते हैं कि अगर नीचे आ जाएगी तो मैं यहाँ से खरीदना चाहता हूँ, तो अब आप पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे बाय लिमिट का। यानी आप कह चाहते हैं कि मैं इधर मार्केट है यहाँ से मैं खरीदूं, अभी मार्केट ऊपर है, लेकिन हो सकता है कि आप बाहर चले जाएं, आप लैपटॉप पे मौजूद नहीं है या रात में सोए हुए हो, तो मार्केट यहाँ पे रात में आ जाए, तब आप बाय लिमिट लगाएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, नीचे जाके बाय लिमिट लगा देंगे। और उसी तरह आप अपना एस एल एन टी पी जो भी होगा मॉडिफाई पे जाएं, आप इधर जाके एस एल एन टी पी लगा सकते हैं। तो ये आपके होते हैं लिमिट ऑर्डर्स, बाय और सेल के पेंडिंग ऑर्डर के टाइप में। फिर दूसरा तरीकाकार होता है स्टॉप ऑर्डर्स का। ये थर्ड टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। अब इसका तो आपको समझ लग गई, अगर आपने करंट प्राइस के ऊपर से सेल करना है तो आपको सेल लिमिट लगानी पड़ेगी, करंट प्राइस के नीचे से बाय करना है तो आपको बाय लिमिट लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉप ऑर्डर क्या हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये आप कहते हैं कि मार्केट ये सपोर्ट है नीचे, ऐसे ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो ये और नीचे जा सकती है, तो आप इस सपोर्ट के नीचे लगा देते हैं। आपने कहना है कि यहाँ से नीचे जाए तो और नीचे जा सकती है, तो सेल लगा दें इसके नीचे। तो आप यहाँ पे जाके लगाओगे, अब पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे लेकिन सेल स्टॉप का। सेल स्टॉप का मतलब क्या है, जहां पे भी आप ऑर्डर ऑर्डर लगाया, अब वहां पे प्राइस जब जाएगी उससे आगे थोड़ा सा उसको टच करेगी, आपका सेल स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, अब आपका सेल हो गया। जहां तक भी अब जाना है आप इसका एस एल एन टी पी लगा दें वहां मॉडिफाई करके। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार ये रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो और ऊपर जा सकती है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे स्टॉप ऑर्डर लगाएंगे लेकिन बाय का, बाय स्टॉप, राइट क्लिक किया उस जगह पे, ट्रेडिंग में गए और बाय स्टॉप लगा दिया। तो अब मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो आपका बाय खुद ही एक्टिव हो जाएगा, और इसके नीचे जाएगी तो आपका खुद ब खुद सेल एक्टिव हो जाएगा। और फिर आप उसको राइट क्लिक करके अपना एस एल एन टी पी की जो भी प्राइसेस हों वो लगा सकते हैं। तो दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होते हैं लिमिट ऑर्डर्स पेंडिंग ऑर्डर्स में, और एक होते हैं स्टॉप ऑर्डर्स। और अगला सेकंड टाइप होता है मार्केट ऑर्डर के, जहां पे अभी करंट चल रहा है वहां पे बाय और सेल करना। तो ये होती हैं ऑर्डर टाइप्स डिफरेंट मार्केट के अंदर। ठीक है जी, बैक टू द स्लाइड्स। ये मैंने आपको सारे समझा दिए क्या होते हैं। आपके पास बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, लिमिट, बाय लिमिट एंड सेल लिमिट ऑर्डर, और एम टी फोर का भी आपको बेसिक्स बता दिए। तो ये था जी आज का सेशन, हमारे पास बिल्कुल बेसिक्स आज हमने पढ़े हैं, आज हमने सीखा है फॉरेक्स मार्केट होती क्या है। उसके बाद हमने सीखा है कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हमने फिर स्टडी किया करेंसी पेयर्स के बारे में, ब्रोकर्स के बारे में, और फिर हमने बात की कोर्ट करेंसी क्या होती है, बेस करेंसी क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है, एम टी फोर क्या होता है, ऑर्डर्स कौन से होते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, टीपी क्या होता है, और फिर पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से होते हैं और कैसे लगाने हैं। तो ये था जी आज का बुनियादी फॉरेक्स का पहला सेशन। आपको टॉपिक के रिलेटेड जो बातें बताई हैं उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप चैट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी चैट अभी ओपन कर रहा हूँ। शकील अहमद, ये लीगल ही है ओवरऑल, और ब्रोकर का ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ब्रोकर का मैं आपको कुछ साथ साथ बताता जाऊंगा। फिलहाल जो टॉपिक हमने है ना कंप्लीट किया आज, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। आपको रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी ना, क्या नाम है, मोहम्मद कासिम, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें सारी स्लाइड्स हैं, हर चीज़ है उसी के अंदर ही है, वीडियो के। ठीक है, अब्दुल रज़ाक आपका क्वेश्चन क्या है, आप टाइप अगर कर सकते हैं तो टाइप कर दें। टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन ही है आपका जो आज पढ़ा है हमने। अब्दुल रज़ाक, फिलहाल ना क्लास के अंदर आपने कोशिश यही करनी, बाकी भी पार्टिसिपेंट जो है ना, फर्स्ट डे था आज हमारा, तो कोशिश आपने ये करनी कि जो हम पढ़े उसके रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी इस कोर्स में। तो जो भी आपका जब सवाल होगा ना, वो टॉपिक जब आएगा आप उसके मुतालिक बेशक फिर आप आधा घंटा क्वेश्चन पूछते रहें, लेकिन
उस टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर से उधर निकल जाती है बात, तो फिर सारा समझ जो आ रही होती है वो भी खराब हो जाता है। अच्छा जी, समझ आई है जी आप लोगों को? क्लियर है बातें जो हमने की हैं? कुछ समझ समझ आई है? कैसा रहा सेशन, बताएं। यानी अच्छा रहा है सेशन? ठीक है। अभी तो ये बेसिक्स हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग आपको लिंक मिलेगा मोहिउद्दीन। आपके पास आपको ये रिकॉर्डिंग को मैं अपलोड करके ड्राइव पे आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके उसको देख लीजिएगा। मोहम्मद कासिम, आप इसको एक्सप्लोर करें ना, MT4 को सब लोग अब जो न्यू है जिनके पास नहीं है ना, वो इंस्टॉल करें। आपको मिल जाएगा, कल तक मिल जाएगी। कल या आज लेट नाइट में कर दूंगा सेंड। हाँ जी, सेम ही है ऑलमोस्ट, MT5 भी सेम ही होता है। तो बेसिक टू एडवांस ही है जी, बिल्कुल। हर्ष, ये तो बिल्कुल बेसिक है ना। ट्रेडिंग व्यू पे का भी मैं आपको बता दूंगा। आप उसको कोशिश करें। नहीं नहीं, आपकी क्लास होती है, अब देखें। अच्छा, ये भी देख लें कि जो आपकी जो क्लास होती है ना, कौन सी, हाँ, क्लास आपकी 40 मिनट की होती है। ठीक है, और 20 मिनट्स हमारे होंगे Q&A सेशन के, 1 आवर का होगा। लेकिन बाजू का टॉपिक हमारा बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। तो 1 आवर की है टाइम हमारा, जो, लेकिन अगर किसी कभी बढ़ जाए तो फिर टॉपिक मैंने कंप्लीट करना होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि डिलीवर आप तक हो जाए। बेशक मेरा आधा घंटा घंटा अगर कभी लग जाए ज़्यादा तो कोई नहीं मसला। ठीक है। तो बस अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपको सिखाया जाए ना उसको प्रैक्टिस साथ साथ करें, जो जो बातें बताएंगे उसको देखेंगे। ये आपके टोटल 12 सेशंस होंगे। 12 सेशंस के अंदर आपको एकदम एक्सपर्ट कर दिया जाएगा, अगर आपने साथ दिया मेरा। शर्त ये है, जो जो आपको सिखाया जाए आप साथ साथ सीखते जाएं, उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। MT5 का लिंक नहीं, जो जिस ब्रोकर पे आप अकाउंट बनाएंगे ना, वहां से पे आपको डाउनलोड करना। आप यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन ब्रोकर, किसी ब्रोकर का आ जाएगा, आप डेमो अकाउंट बना लें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। इधर ही है जी, कॉल पे नहीं, यहाँ पर ही आपके पास। नेक्स्ट क्लास टुमारो है। ठीक है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमेशा। जिस दिन भी क्लास होगी ना, यूजुअली हमारा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन 3 डेज को इसी टाइम पे क्लासेस हुआ करेंगे। जब कभी लेट हो जाए क्लास या कोई इशू हो तो मैं आपको पहले अपडेट कर दिया करूंगा। सही है। वो सीखा समझ नहीं आई। नहीं नहीं, अभी AB लैपटॉप्स आप कुछ सेशंस लें ज़रा, तो 4-5 सेशन के बाद ना, अब आप लोगों ने मुझे खुद बताना है कि समझ आ रही है या नहीं। मैंने नहीं पूछना, आपने खुद बताना है कि अब समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। चलिए जी, फिर आज का सेशन नंबर यार, हार्श नोट अलाउड। आपका जो क्वेश्चन हो आप इधर करें, टॉपिक के रिलेटेड जितने मर्जी क्वेश्चन हो। ठीक है। ठीक है, अभी AB लैपटॉप्स आपने जहाँ पे किया है वो सारे छोड़ें। बस अब आप, हाँ, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात। जो चीज़ें मैं यहाँ पे अब बता रहा हूँ होगा आपने पुराना, जो कुछ आप स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, जो कुछ आप ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में जानते हैं, जो कुछ भी है उसको डिलीट कर दें, फिलहाल अपने जहन से निकाल दें कि वो है ही नहीं। अब आपने जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको देखना है, और उसके ऊपर मुझे ट्रेड करके मार्केट में जाके चेक करके मुझे आपने बताना है जो हमने बात की क्या वही हो रहा है या नहीं। बाकी सब कुछ छोड़ दें, जो अब आपने यूट्यूब पे देखा है, कहीं से कोर्स किए हैं, जो कुछ भी देखा है। यस, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, ऋषिका गुप्ता।
All right. चलें जी. Thanks everyone for tuning in. And thank you, Ji. And I'll see you in the next one. Bye.